नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। और भारतीय बाजार के लिए फेस्टिवल मूड माहौल संवत 2082। ईटी नाउ स्वदेश पर सेविंग से समृद्धि आ गई दिवाली और दिवाली के सारे एलिमेंट्स लगातार हमारे जरिए ईटी नाउ स्वदेश पर कई सारे न्यूज फ्लोज और साथ ही निवेश का नजरिया आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। चलिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और फेस्टिवल मूड माहौल धूमधाम के साथ आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम दिल्ली स्टूडियो से। पावर ट्रेड देख रहे हैं आप, और कैसी होगी आज की शुरुआत? कल का एक्शन क्या आज भी बरकरार रहेगा या फिर विदेशी बाजार से जो वॉलेटाइल क्यूज है वो भारतीय बाजार पर हावी होते हुए दिखेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त के 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ जो कि आज बाजार में ट्रेंड करते दिखेंगे और बाजार उन्हीं के इर्द गिर्द ट्रेंड करते नजर आएंगे। ट्रिगर्स की अगर बात करें, विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत है। अमेरिकी बाजार में हमने देखा बीती रात बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में गिरावट रही, जिसके चलते अमेरिकी बाजार टूटते हुए दिखे। हालांकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी इस वक्त कमजोरी का रुझान है। वॉच आउट करना होगा फ्यूचर्स के लेवल्स को ड्यूरिंग द सेशन। एशियाई बाजार की भी कमजोर शुरुआत होती हुई गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस 25,600 के लेवल्स के इर्द गिर्द। इसके अलावा नए रिकॉर्ड पर सोना चांदी, जी हां, एमसीएक्स पर नया रिकॉर्ड 1,30,000 के पार सोना जो है निकलता हुआ दिखा है। प्रेशियस मेटल्स में लगातार चमक है। प्रेशियस मेटल्स में दिवाली काफी पहले से आ चुकी है और काफी चमक के साथ ये मेटल्स बुलियन मार्केट में आगे बढ़ते हुए और सोने के साथ साथ चांदी के स्तर भी इसी तरह लगातार दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड लेवल्स छूते हुए आज के सत्र में भी कमोडिटी मार्केट में प्रेशियस मेटल्स की ओपनिंग पर होगी हमारी नजर। कच्चे तेल की चाल, ब्रेंट क्रूड लगातार फिसलता हुआ सपाट कामकाज, वहां पर $61 प्रति बैरल के आसपास वहां फोकस इस वक्त। एनर्जी पैक में काफी हद तक हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स जो है वो विजिबल नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भारतीय बाजार के अपने कई सारे संकेत हैं। इनमें सबसे बड़ा ट्रिगर है रिजल्ट सीजन। नतीजों की हो चुकी है शुरुआत। आईटी मेजर्स लगातार अपने नतीजे पेश कर रहे हैं। विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआई माइंडट्री, साइन, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ये सारे नंबर्स आ चुके हैं। और आने वाले दिनों में भी कुछ तमाम आईटी स्पेसेस से जुड़ी कंपनियां जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज, एलटीटीएस के नंबर्स स्लेटेड हैं, इन पर रखेंगे नजर। इन्फोसिस और विप्रो के सितंबर तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे। बुलेटिन में विस्तार से आगे हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे इन नतीजों के ठीक बाद किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं आईटी सेक्टर पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के सत्र में भी एक लंबी फहरिस्त है नतीजों की, और साथ ही साइंट और एलटीआई माइंडट्री के नतीजों की अगर बात करें जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए, मिले जुले रहे हैं। जियो फाइनेंस की आय में 60% की बढ़ोतरी हुई है। पॉजिटिव सेट जियो फाइनेंस के नंबर्स के तरफ से। तो ये है बाजार के बड़े संकेत जिसके इर्द गिर्द आज बाजार ट्रेंड करते नजर आएंगे। चलिए, ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच आज भारतीय बाजार की शुरुआत होगी और कल के बाजार को अगर याद कीजिएगा 25,585 के स्तर पर निफ्टी ने कल क्लोजिंग दिखाई थी। बैंक निफ्टी की तरफ से भी आउट परफॉर्मेंस थी। ड्यूरिंग द क्लोजिंग हम देख रहे थे लगातार बाजार नए लेवल्स और मजबूती की चाल पकड़कर चल रहे थे। 57,422 के स्तर, 600 अंकों की बढ़त पर बैंक निफ्टी में भी, और न सिर्फ बेंचमार्क्स पर ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने मिला था। विदेशी बाजार के संकेत इस सुबह भारतीय बाजार के लिए किस तरह का इम्पैक्ट डालेंगे, विस्तार से जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। फेस्टिवल सेंटिमेंट्स जो है मार्केट्स में भी बिल्कुल रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं और हम तो फेस्टिविटीज को एंजॉय कर ही रहे हैं। डेफिनेटली मानसी, देखिए फेस्टिविटीज तो हैं और जीवन यही है, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। उमंग बना रहना चाहिए, उत्साह बने रहना चाहिए और जो भी त्यौहार आए, क्योंकि हमारे जो त्यौहार है ना, हमारे सदियों पुरानी परंपराएं, हमारी आस्था और हमारे विश्वास का प्रतीक भी हैं और इनको वैसे ही सेलिब्रेट भी करते हैं। पूरे देश में दिवाली का जश्न मनाने की तैयारी हो चुकी है और अभी से उसका उत्साह दिख रहा है। हमारे न्यूज़ रूम में तो एक हफ्ते से हम दिवाली का सेलिब्रेशन कर ही रहे हैं। लेकिन चलिए बढ़ते हैं, जो रोज़ हम करते हैं और एक सीक्वेंस हमारी चीज़ें होती हैं, एक एक करके उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें तो आज ग्लोबल संकेत थोड़े से नरम हैं और नरम इसलिए है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट रही है। एशियाई जो बाज़ार हैं वो भी कमज़ोरी दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी इस महीने तो बहुत अच्छे से चला है और कल भी हमने शानदार तेज़ी देखी। आज थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के संकेत दे रहा है, करीब 50 अंक नीचे खुलने के। हालांकि नीचे खुल के क्या रिबाउंड करेगा, ऐसे ही मुझे उम्मीद लग तो रही है।
लेकिन अमेरिका में जो सबसे जो नोटिस करने वाली चीज़ है मानसी, मैं बता दूं आपको, वो है यूएस विक्स। यूएस विक्स बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। जो हमारा इंडिया विक्स है अमेरिका में, वैसे ही सीबीओई विक्स है वहां पे। और कल हमने देखा कि वहां वोलेटिलिटी इंडेक्स में करीब 22% के आसपास का उछाल आ गया और ये पहुंच गया 25.5 के ऊपर। और पिछले 5 दिन में अगर हम विक्स की बात करें तो उसमें करीब 53% के आसपास का उछाल आ चुका है। तो ये विक्स में उछाल इंडिकेटर होता है कि क्या मार्केट में फेयर बढ़ रहा है, क्या उतार चढ़ाव, भय और उतार चढ़ाव का ही सूचक होता है विक्स। और ये भय क्यों है? देखिए चिंता क्या है। एक तो ट्रंप जो फिर से हम देख रहे हैं कि गुत्थम गुत्था हो रहे हैं चाइना के साथ, थोड़ी सी तलखी बढ़ रही है। एक तो वो चिंता है ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर। मार्केट के वैल्यूएशंस भी तमाम लोग कह चुके हैं कि तमाम इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं कि ऊंचे हैं अमेरिका में। शटडाउन का लगातार तीसरा हफ्ता है। शटडाउन के चलते हो ही रहा है कि वहां पर कोई आर्थिक आंकड़े आ नहीं रहे हैं, तो क्लियर पिक्चर इकोनॉमी की मिल नहीं रही है। और हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बूम है और कहीं न कहीं एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे चुके हैं कि क्या ये एक बबल का शक्ल ले रहा है। तो ये सारी की सारी चिंताएं हैं और कल इन्हीं चिंताओं के चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही। लेकिन कल जो सबसे स्पेसिफिक ट्रिगर बना वो बना रीजनल बैंकिंग शेयरों में कमजोरी। उसके चलते हमने देखा कि जो फ्रंटलाइन के जो बैंक्स हैं वो भी गिरावट का शिकार हुए। कल सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन चेज, ये तमाम सारे के सारे बैंक्स ये गिरावट के साथ बंद हुए हैं। डाउ में दूसरे सत्र में कमजोरी रही। नेस्डेक हमने देखा कि 107 अंक नीचे बंद हुआ। दिन की ऊंचाई से दोनों के दोनों इंडेक्स फिसले हैं। और दरअसल दो रीजनल बैंक्स जियोन्स और वेस्टर्न अलायंस, इन्होंने बैड लोन को लेकर डिस्क्लोजर दिया और उसके बाद इस बात को लेकर आशंका बढ़ी कि क्या बैंकिंग सिस्टम में लोन बांटने में, कर्ज बांटने में क्या ढिलाई बरती जा रही है और उसके चलते क्या ये बैड लोन्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि ऑटो रिलेटेड 2 कंपनीज ने बैंक्रप्सी भी फाइल की है, तो इसको उससे भी लिंक करके देखा जा रहा है। तो ये चिंता है। आज हम देखेंगे कि 2 रीजनल बैंकों कोमेरिका और फिफ्थ थर्ड के नतीजों पर अमेरिका में नजर रहने वाली है। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें, वहां से हम देख रहे हैं कि नरम संकेत हैं। निकेई में 2 दिनों की तेजी थमी है, करीब 450 नीचे है। कोस्पी में गिरावट पर हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। तो थोड़ा सा माहौल वहां से नरम है। लेकिन अगर हम सोने को देखेंगे तो सोना लगातार सरप्राइज कर रहा है मानसी। और ये हफ्ता जो बीता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ये 2008 के बाद सबसे बड़े वीकली गेन की हम तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, 17 साल में सबसे बड़े वीकली गेन। आप सोचिए कितनी बड़ी तेजी हो रही है। 4391 ये नए हाई का लेवल है। कल हमने 4% के आसपास की तेजी देखी। आज तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से हल्की हल्की प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन लगातार 6 सत्र की जबरदस्त बाइंग सोने में हो गई है। क्रूड की बात करें तो क्रूड 5 महीने के निचले स्तर पर है। ब्रेंट का भाव $100 के आसपास का है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है एक सोशल मीडिया पोस्ट करके कि उनकी पुतिन के साथ बातचीत हुई है फोन पर। काफी प्रोडक्टिव बातचीत हुई है और दोनों के दोनों नेता अग्रीड हुए हैं बुडापेस्ट यानी कि हंगरी में बैठक करने के लिए। उसके पहले वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और दोनों राष्ट्रपतियों की मुलाकात से पहले दोनों देशों का डेलीगेशन आपस में बातचीत करेगा, जिसकी अमेरिका की तरफ से अगुवाई जो है वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे। तो देखते हैं क्या चीज निकल के आती है। उससे हो सकता है कि अगर सहमति बनती है, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े ईज होते हैं तो क्रूड की सप्लाई बढ़ेगी। उसके चलते हम देख रहे हैं कि नरमी ये आ रही है। पिछले 7 में से 6 सत्र में क्रूड के भाव में गिरावट हम देख रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी ये चीज है। कच्चा तेल जितना नरम रहे 55-60, मतलब ये ना हो कि ग्लोबल डिप्रेशन की बात ना हो, ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर किसी नुकसान की दिक्कत ना हो, अदरवाइज ये ठीक हमारे लिए। यूएस में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे आ गई है और ये अप्रैल के बाद के सबसे निचले स्तर पर है। आप ये सारे के सारे लेवल्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कुल मिला जुला के हम ये कहेंगे कि अमेरिका से, एशिया से संकेत थोड़े से नरम साइड पर जरूर है, लेकिन भारतीय बाजार बहुत ज्यादा मोमेंटम लूज करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा कि निफ्टी बैंक 57,000 के ऊपर भी निकल गया और निफ्टी में भी हम शानदार तेजी देख रहे थे। तो ये एक हो सकता है कि अगर थोड़े मोड़े गैप के साथ खुलें तो मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत हो सकता है कि इतनी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई, अदरवाइज माहौल ठीक है। ग्लोबल बाजारों से भी कोई ऐसी कोई चिंता के संकेत निकल के नहीं आ रहे हैं।
और माहौल तो ठीक है और ग्लोबल बाजार से भले ही थोड़ी सी नरमी ज़रूर हो, लेकिन घबराने की बात भारतीय बाजार के लिए तो नहीं नज़र आ रही है। भारतीय बाजार में कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि पॉजिटिव है और इसी के चलते वहां से आगे भारतीय बाजार बढ़ना शुरू ज़रूर करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर जो है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जो है वो है रिजल्ट सीजन। नतीजों का सीजन पूरे जोश में आगे बढ़ चला है और कई सारे इंपॉर्टेंट निफ्टी और एफएनओ सेट के नंबर्स जो हैं वो पोस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। उन नतीजों के साथ साथ ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट की कमेंट्री, कॉन कॉल टेकअवेज, सारी की सारी चीजें ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि नतीजों का पूरा एक्शन आप तक हम पहुंचा सके। चलिए नतीजों पर और उसके अलावा भी मार्केट के सेटअप पर विस्तार से बात करते हैं। एडिटर्स टेक में ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सजीत, शुरुआत नतीजों से ही करना चाहूंगी और कल हमने देखा बाजार बंद होने के बाद विप्रो, इन्फोसिस, 2 मेजर आईटी कंपनीज जिनके नतीजे पोस्ट होते दिखे, जिस तरह के हमारे अनुमान थे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट हुए जरूर। उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक्टिव हुई और लगातार कॉन कॉल और एनालिस्ट कॉल के टेक अवेज भी जो हैं वो हम हमारे फ्लैशेस के जरिए हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऑल इन ऑल नतीजों पर आज और बाजार खुलने के साथ साथ ये स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करेंगे आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप देखेंगे कि लास्ट एक हफ्ते में जो बड़े आईटी कंपनीज के नतीजे आए हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है। एक है कि रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से उनका टॉप लाइन बढ़ा है, तो स्ट्रीट ने जो कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में जो ग्रोथ देख की उम्मीद की थी उससे ज़्यादा आया है। दूसरा जो है, इन सब के एबिटा मार्जिन्स थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। और जो तीसरा जो है, पैट जो है म्यूटेड रहा है इन सब में। इन सब के बीच में कल इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे आए। इन्फोसिस ने अपने जो आपका टॉप लाइन है, जो मार्जिन्स हैं और पैट है वो इन लाइन दिया है और विप्रो ने भी इन लाइन दिया है। बट इसमें एक चीज़ देखने लायक है, इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस जो है, पहले जो गाइडेंस था 1 से 3% का था, उसको निचली थ्रेश से बढ़ा के उसको 2 से 3% कर दिया है। बट इन्फोसिस ने ये भी कहा है कि सेकेंड हाफ है, मतलब Q3 एंड Q4 वो स्लो रहेगा Q1 एंड Q2 के कंपैरिजन में। तो वो एक चीज़ है जो अनसर्टेनिटी अब इन्फोसिस बात कर रही है ग्लोबल डिमांड क्लाइमेट में और बाकी जगह पे। विप्रो का अगर आप नतीजा देखें तो वहाँ पर भी नंबर्स इन लाइन ही रहे हैं। एक वन ऑफ था क्योंकि एक बैंक्रप्सी था एक क्लाइंट का जिसकी वजह से उनको प्रोविज़न लेना पड़ा, बट मार्जिन्स देखा जाए तो प्रिटी मच इन लाइन रहे हैं उसके। बट वहाँ पर भी गाइडेंस जो है -0.5 से 1.5 के बीच का है Q3 के लिए, और विप्रो कह रहा है कि वो मिड पॉइंट में आएगा, जिसका मतलब ये है कि वो लगभग 1%, 0.75 या 1% के आसपास इस ग्रो करेगा Q3 में। और वो भी इसलिए होगा अगर उसका जो एक्विजिशन जो उसने किया है हरमन डिजिटल का, वो अगर कंप्लीट हो जाता है इस महीने में या नवंबर के महीने में, तो 1 महीने का जो रेवेन्यू आएगा हरमन का, वो उसके वजह से उसका जो Q3 के नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ उछाल दिखाएगा इसलिए। बट ओवरऑल अगर आप आईटी और आईटी कंपनीज़ को आप देखें तो इन सब के ऑर्डर फ्लोज बहुत अच्छे रहे हैं। ये सब बोल रहे हैं कि स्पेंडिंग हो रही है, एआई डील्स के अंदर एआई इनकॉर्पोरेट हो रही है, मार्जिन्स स्टेबल रहे हैं। और अगर आप ग्रोथ का देखें, आगे का आउटलुक का देखें, तो सेकेंड हाफ सबका वो एक कॉशियस है उसमें कि क्या होने वाला है। अभी इसमें काफ़ी काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यूएस चाइना ट्रेड जो अभी हाइटेंड हो गया है, ट्रेड वॉर जो हाइटेंड हो गया है, वो भी एक फैक्टर है, उसके अंदर आ जाता है। काफ़ी सारे बैंक्स, यूएस बैंक्स के जो नंबर्स हैं अभी कुछ दिनों में जो आ रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ इश्यूज आ रही हैं जिसमें क्रेडिट रिस्क दिखने को मिला है, जिसकी वजह से आज यूएस मार्केट जो था वो गिरा है। तो वो एक चीज़ है जो हमको देखना पड़ेगा केयरफुली कि कैसे ये आईटी स्पैक इसको आगे ले जाता है। बट सेकेंड हाफ H2 जिसको कहते हैं वो कॉशियस रहेगा इन दोनों के लिए। और स्ट्रीट अभी जो है वो FY27 के नंबर्स देख रहा है, तो वो उसकी तरफ जो है रुझान रहेगा स्ट्रीट का।
सजीत, गुड मॉर्निंग। देखिए, इक्विटीज पर तो हमारी नज़र है ही, और जहां पर मौके बन रहे हैं या फिर जो बतानी चाहिए हमें दर्शकों को तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन ये कमोडिटी से भी ध्यान हट नहीं रहा। और स्पेशली अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। कॉमेक्स पर लगभग $4400 के आसपास पहुंच गया है सोना। और हम देख रहे हैं कि अगर इस वीक की बात करें, 17 साल में सबसे बड़े गेंस की तैयारी है गोल्ड की। लेकिन सवाल ये है, और तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या इतनी बड़ी रैली के बाद अब सोने चांदी में निवेश थोड़ा रिस्की हो गया है, क्योंकि इस साल 60% से ज्यादा की तेजी सोने में हो चुकी है ऑलरेडी। देखिए, सोना जो है ऑल टाइम हाई के तरफ है। इसमें ये भी बोला गया है कि जो सोना है अभी अगर हम देखें तो 4400 के आसपास पड़ा है सोना। और वो 4400 की वजह से काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ से सोना के और ऊपर जा सकता है कि नहीं। एक इंडिकेशन जो इसके लिए है वो है जो अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गवर्नमेंट ने उसका रिडेम्पशन किया है। वो रिडेम्पशन जो है एक 338% का रिटर्न देता है इन्वेस्टर को, अगर किसी ने उसको अगर ख़रीदा होगा कुछ सालों पहले। तो वो एक इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट भी ये देख रही है कि सोना यहाँ से और बढ़ेगा। और इसमें क्या है कि जैसे ही सोना बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के लिए जो खर्चा होने वाला है रिडेम्पशन के लिए वो भी बढ़ता जाएगा। और ये आरबीआई देता है, तो गवर्नमेंट एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ही जाता है ये पैसा। सो वो एक रुझान है कि यहाँ से और भी बढ़ सकता है। तो रिस्क तो सब चीज़ में है, बट आज के डेट में अगर हम सॉवरेन कैसे इसको देख रहा है वो एक देखें हम रुझान, तो गोल्ड यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद दिखा रहा है। 52-53 के आसपास है सिल्वर, और वो भी एक अच्छे मकाम पे है और ऑलमोस्ट हाई पे है, दोनों के दोनों। तो अगर आप देखें होलिस्टिकली देखें, गोल्ड का रनअप यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद है। रिस्क है, हर एसेट क्लास में रिस्क होता है, बट यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको जोड़ें अपने एसजीबी के रिडेम्पशन से, तो ऐसा लगता है कि गोल्ड यहाँ से और ऊपर जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट अपने लॉसेस जो है कम करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, प्रेशियस मेटल्स में जबरदस्त तेजी, लगातार चमक बढ़ती हुई, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर। आज भी बाजार खुलने के साथ कमोडिटी मार्केट्स के ओपनिंग पर सोने चांदी की चाल पर रखेंगे हम नजर। लेकिन सरजीत, अब आ जाते हैं एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर। एफआईएस विदेशी संस्थागत निवेशक, हाँ, हम देख रहे हैं कुछ तमाम सेशंस, जबकि छोटे क्वांटम में ही सही, लेकिन खरीदारी का ट्रेंड वापस लौट रहा है। लगातार दूसरे दिन एफआईएस ने खरीदारी की है। कल करीब 997 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, और डीआईएस का सपोर्ट तो लगातार जारी है। 37वां दिन है जबकि डीआईएस की खरीदारी जारी है। एफआईएस डीआईएस से किस तरह के संकेत और बाजार का ओवरऑल सेटअप फिर आपके लिहाज से, आपके हिसाब से कैसा बन रहा है? देखिए, अक्टूबर में अगर आप देखें निफ्टी को, तो लगभग 4% का बढ़त रहा है निफ्टी में। एक अच्छा महीना रहा है अब तक, दिवाली से पहले तक का। आगे क्या होगा पता नहीं, बट जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो थोड़े से कम होने की उम्मीद दिख रही है। क्योंकि कल अगर हम देखें तो ट्रंप और पुतिन का एक फ़ोन कॉल हुआ, जिसमें उन दोनों ने एग्री किया कि उनके जो एडवाइज़र्स हैं और रशिया के एडवाइज़र्स, दोनों यूएस रशिया एडवाइज़र्स मिलेंगे अगले एक हफ्ते में और बातचीत करेंगे। और 2 हफ्ते के बाद उम्मीद ये है कि ट्रंप और पुतिन की एक मीटिंग होगी हंगरी बुडापेस्ट में। तो वो एक संकेत आ रहा है कि जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो शायद शांत हो जाए। अगर वो शांत होता है तो जो प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम जो है वो और कम होता है। उसके चलते क्या गोल्ड में गिरावट आएगी आगे जाके, हो सकती है। गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, कमोडिटीज़ में जो थोड़ा सा प्रीमियम आ रहा है वो उसमें गिरावट आए। बट उसके साथ ही अगर हम देखें तो यूएस और चाइना का जो ट्रेड एस्केलेशन हो रहा है, वॉर एस्केलेशन हो रहा है, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा कमोडिटीज़ के लिए और मार्केट्स के लिए भी आगे जाते हुए। तो ये एक चीज़ है जो हमें देखना पड़ेगा। निफ्टी जो है कल 25,600 के आसपास गया। शॉर्ट कवरिंग हुई, सारे बैंकों में शॉर्ट कवरिंग हुई कल हमने देखा। निफ्टी बैंक में भी ऊपर गया। निफ्टी बैंक जो है लगभग 57,400 के ऊपर है। तो वो ये दोनों चीज़ें अगर हम देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखा जा सकता है कल का। आज
कैसे करेगा वो एक सवाल है। और क्या इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस रोल ओवर करेंगे अगले अगले हफ्ते के लिए, वो भी एक क्वेश्चन है। तो एक कुछ अनवाइंडिंग आज होने की उम्मीद है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। और अगर आप एफ के नंबर देखें, लॉन्ग पोजीशंस 8% के थे, वो लगभग 13% हो गए कल। तो काफ़ी शॉर्ट्स कवर हुए हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग पोजीशंस कल बढ़े हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है आज के मार्केट के लिए कि शायद आज का जो निफ्टी का जो आज वो है वो काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेड होने की उम्मीद है। और शायद करेक्शन में हम बंद हो आज फ्राइडे को, क्योंकि हमने ऑलरेडी 4% रिटर्न ले लिया है अक्टूबर में। तो कुछ निवेशक होंगे कि वो चाहेंगे कि वो कुछ प्रॉफिट गेन कर ले बिफोर दिवाली। सजीत, एक आखिरी सवाल होगा निफ्टी बैंक की रणनीति पर, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ही शानदार तेजी हुई है। कल के सत्र में 250 निफ्टी चढ़ा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 625 अंकों के आसपास की तेजी रही है। आज थोड़े से ग्लोबल संकेत म्यूटेड जरूर हैं, लेकिन एफआईज के फ्रंट पर न्यूज अच्छी है। तो करना क्या है आज निफ्टी और निफ्टी बैंक में? देखिए, मैंने जैसे बोला कि कॉल अनवाइंडिंग हुई कल 25,400 में, 25,500 में। और उसी के तहत जो बेस बन रहा था या सपोर्ट जो आ रहा था वो भी उसी लेवल पे आ रहा था, क्योंकि जहाँ कॉल घट रहा था वहाँ पर पुट्स उसी लेवल पे ऐड हो रहे थे। तो 25,400 25,500 में एक बेस बन रहा है, जहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन करता है और कोई रिस्क नहीं आता है तो ये एक बेस रहेगा मार्केट के लिए। बट 26,000 अभी भी एक रेसिस्टेंस है मार्केट के लिए, इसलिए एक कॉशियस एटीट्यूड रखना चाहिए एक निवेशक को, क्योंकि अगले हफ्ते दिवाली है, 2 दिन की छुट्टियां हैं। सिर्फ अगर देखा जाए तो मंडे के बाद आपका थर्सडे फ्राइडे एक ट्रेडिंग है, और थर्सडे को सेंसेक्स एक्सपायरी है, और मंडे को अपना निफ्टी का वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा इस पूरे प्ले में कि निवेशक अपने जो पोजीशंस हैं वो आगे ले जाएंगे कि नहीं ले जाए। पर यूएस मार्केट को अगर हम देखें तो थोड़ा सा करेक्शन आने लगा है, सवाल उठने लगे हैं कि जो इतना रैली हुआ है कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं। बैंक स्टॉक की जो अर्निंग्स आई हैं उसमें कुछ सवाल उठे हैं क्रेडिट रिस्क को लेके। जेपी मॉर्गन ने कुछ राइट ऑफ किया था कल, 2 रीजनल बैंक्स ने के नंबर्स भी, नतीजे भी ख़राब निकले। तो उसके तहत ग्लोबल मार्केट्स जो हैं आज थोड़े से लोअर हैं, और उसका जो सेंटिमेंट है वो भारतीय मार्केट में भी दिखेगा। बिल्कुल सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और बाजार पर अपना नज़रिया और साथ ही ओवरऑल आउटलुक ऑन द सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे और भारतीय बाजार के लिए आज जो सारे इंपॉर्टेंट विदेशी बाजार के संकेतों से लेकर भारतीय बाजार की तस्वीर, एफआईएसडीएस का एक्शन, नतीजों का पूरा आउटले, ये सब कुछ आप अब जानते हैं। तो क्लियरली आपकी तैयारी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस तैयारी के साथ साथ फिर जब बाजार खुलेंगे तब स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक नजरिया क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, कौन से ट्रेडिंग आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं आज के लिए, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। धीरे धीरे वहीं बढ़ते हैं उसी की तरफ, और एक एक कर हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट्स की पैनल अब जुड़ती जा रही है। आइए हमारी एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं chartanalytics.co.in से फोरम छेड़ा अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। फोरम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। भारतीय बाजार में इस वक्त रिजल्ट्स के इर्द गिर्द काफी मोमेंटम नजर आ रहा है, अच्छे नतीजों की शुरुआत हुई भी है और इसी के चलते मार्केट्स चीयर भी कर रहे हैं, और फेस्टिवल मोड तो है ही। कैसे देख रही हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र आप? वेल, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। जैसे आपने कहा कि एक फेस्टिवल का मूड है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम हो सकता है, पर हमने इस हफ्ते में एक अच्छी रैली भी देखी है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर एक सेंटिमेंट की बात करें ओवरऑल, तो एक थोड़ी सी अभी बुलिश बन रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी सभी कुछ खरीद लीजिए, पर आप थोड़ा-थोड़ा करके खरीद सकते हैं। जैसे कि निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में ऑलरेडी हमने कल एक अच्छी रैली देखी थी जिसमें ऑलमोस्ट 1% अप की क्लोजिंग दी है, जो एक टेक्निकली ब्रेकआउट दिया है एक कंसोलिडेशन पैटर्न से। सो मेरे हिसाब से जब वो नीचे आता है 25,400 या फिर 25,350 के आसपास, तभी आप थोड़ी सी खरीदी कर सकते हैं, जैसे कि वो निफ्टी में है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में भी बात करें
तो एक ऑलमोस्ट हम प्रीवियस हाइज या रिकॉर्ड हाइज की तरफ जा रहे हैं और इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस भी है बैंक निफ्टी में। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंपेयर भी करें निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी फिलहाल बहुत अच्छी लग रही है। जैसे हमने पीएसयूज में लास्ट हफ्ते में एक रैली देखी थी, तो उसी तरह हम अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी मौके हैं, और जैसे पीएसयूज को भी फोकस में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सपर्ट की तरफ। हमारे साथ हरीश जुझारी भी जुड़ गए हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। हरीश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अब ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत कर लेते हैं कि आज के सत्र में कहां पर स्टॉक्स मौके बन जाएंगे। हरीश, बताइए, आप कहां मौके देख रहे हैं, क्या चुना है आपने आज के सत्र के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और मनसे जी, बिल्कुल पैनलिस्ट को भी। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मार्केट में ट्रेंडिंग है वहाँ पे मेरे दो स्टॉक से आज बाइंग के रहेंगे। पहला स्टॉक रहेगा सिप्ला में। मुझे लग रहा है सिप्ला में थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि फार्मा 2-3 दिन से थोड़ा साइडवेज था। मुझे लग रहा है वहाँ पे मोमेंटम बन सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो सिप्ला में बाय करने की राय रहेगी, जहाँ पे क्लोजिंग था 1570 के आसपास। तो मुझे लग रहा है टारगेट बनेंगे 1620 का और 1640 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1535 का सिप्ला में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा रियलिटी में, जो कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है, जहाँ पे हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे मोमेंटम देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जो है आगे भी एक्सटेंड हो सकता है आगे भी, जहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा ब्रेकआउट से 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। तो बाय बाय करना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज आज के ट्रेडिंग सेशन में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2350 और 2400 के टारगेट्स बनेंगे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2120 का। ये कॉल्स हैं जो कि हरीश जजारे की तरफ से हैं। सिप्ला 1640 के लेवल्स यहाँ से आगे फर्दर अपसाइड में एंटिसिपेटेड है। 1570 के इर्द गिर्द कर क्लोजिंग 0.5% गेंस के साथ हमने देखी है। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट की अपसाइकिल लगातार जारी है। हमारे एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर है। कल के सत्र में भी स्टॉक करीब 3.5% के गेंस दिख रहा था। यहाँ से आगे 2350 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। फोरम, अब आप बताइए, आपकी तरफ से आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? मेरे पास दो रिकमेंडेशंस रहेंगे। पहला है एक बीएसई लिमिटेड। बीएसई लिमिटेड ने ऑलरेडी एक अच्छी रैली देख ली है, पर अगर देखा जाए तो एक पैटर्न ब्रेकआउट दिया है। अगर हम जून से बात करें तो जून में जो हाइस बनाए थे ऑलमोस्ट 3000 के, उसके बाद हमने काफी एक गिरावट देखी है 2000 के लेवल्स तक, और अभी वहां पे एक बेस फॉर्मेशन के बाद एक अच्छी हमने रैली भी देखी है, और टेक्निकली देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। अगर हम लेवल्स की बात करें तो अभी के लेवल पे आप 50% ले सकते हैं, नीचे के लेवल्स 2370 पे और आप और खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 2350 का, और ऊपर में ऑलमोस्ट 2740 का टारगेट देख सकते हैं। और सेकंड है एक रैमको सीमेंट्स। रैमको सिस्टम्स। रैमको सिस्टम्स ने ऑलरेडी एक अच्छी रैली देखी है, और अगर हम अगस्त से बात करें ऑलमोस्ट 40% प्लस के रिटर्न्स दे दिए हैं। पर अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, अभी भी इस लेवल्स पे बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है, जिससे पता चलता है कि इसमें और भी अपसाइड बाकी है। तो मेरे हिसाब से आप अराउंड 550 से 560 के लेवल्स पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 535 का, और ऊपर में ऑलमोस्ट 640 टू ऑलमोस्ट 650 के लेवल्स देख सकते हैं। रैमको सिस्टम्स एक करीब 5% के गेंस हमने देखे हैं। यहाँ से फर्दर स्ट्रैटेजी जो है खरीदारी की फोरम की तरफ से। उसके अलावा एक्सचेंज एंसिलरीज की चाल लगातार फोकस रेडार पर है, नज़र रखनी चाहिए इस पर। और ये स्टॉक में इन पर्टिकुलर बीएसई लिमिटेड वन ऑफ द प्लेयर्स जिसकी लगातार चर्चा होती है फोरम की तरफ से भी। उनकी टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रैटेजी इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन हरीश, अब आ जाते हैं नतीजों के फ्रंट पर, और नंबर्स की अगर बात करें, लगातार सारी आईटी मेजर्स के नंबर्स एक एक कर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के नतीजे आईटी में एटलीस्ट मेजर कैटेगरी के तो आए हैं। शुरुआत टीसीएस के साथ हुई, उसके बाद एचसीएल, टेक महिंद्रा, फिर हमने देखा विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, साइंट, ये तमाम कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं। आने वाले दिनों में अब एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा भी ढेर सारी कंपनियां हैं। अच्छा, परसिस्टेंट के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। मिड कैप आईटी प्लेस, लार्जर आईटी प्लेस में नंबर्स अब हमारे सामने हैं। किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं? क्या कन्वेक्शन पूरी तरह से बना है, या अब भी वॉच लिस्ट में रखने की राय होगी? बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा है तो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि रिजल्ट सारे के सारे मोस्टली आ चुके हैं, जहाँ पे हमको ऐसे देखना मिल रहा है कि थोड़ा मिक्स था।
जो रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर देखा है तो जैसे अपना बिल्कुल मिड कैप में जहाँ पे आईटी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है, वहाँ पे रिजल्ट भी थोड़े अच्छे देखने मिल रहे थे। वहीं पे हम लोग परसिस्टेंस की बात करते हैं पहले, जो परसिस्टेंस बिल्कुल एक आउट परफॉर्मर है लास्ट दो तीन हफ्तों से, तो नीचे लेवल से अच्छा खासा रिकवरी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि परसिस्टेंट सिस्टम्स अभी भी यहाँ पे एक अच्छे बेट बन सकती है पोजिशनल बेसिस में देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस कर चुका है और मेजर मूविंग एवरेज भी उसके ऊपर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि परसिस्टेंट सिस्टम एक अच्छा बेट रह सकता है अभी भी, जहाँ पे थोड़ा भी डिप मिलता है 5700 के आसपास भी मुझे लग रहा है कि आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म में 6150 के आसपास तक इमीडिएट हडल है जो प्रीवियस स्विंग है, तो वहां तक हम लोग शॉर्ट टर्म में, जो मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैली। और अगर बाइंग करना है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5550 का, और बाइंग कर सकते हैं 5700 750 के अराउंड। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरे हिसाब से, जैसे कोफोर्ज भी रहेगा। इस तरीके से कोफोर्ज में भी देखा है तो एक अच्छा रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से एक रैली हमने देख चुके हैं। हो सकता है कि थोड़ा माइनर डिप मिले, जहाँ पे 1700 के आसपास मिलता है, तो वहां पे भी एक बाइंग बन सकते हैं कोफोर्ज में। मुझे लग रहा है कि ज्यादा लार्ज कैप से भी ज्यादा मिड कैप ज्यादा और आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो आईटी क्षेत्र है उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लार्ज कैप पे ज्यादा। क्या पर अभी ध्यान होना चाहिए लार्ज कैप, लेकिन मिड कैप हम लगातार बता भी रहे थे कि आईटी सेक्टर को अगर वर्कआउट करना है, पिछले दिनों जो वॉलेटिलिटी डाउन ट्रेंड्स थे, तो शुरुआत आईटी मेजर्स से ही होती दिखेगी और इनफैक्ट इन आईटी मिड कैप से ही होती दिखेगी। और परसिस्टेंट इसका जीता जागता उदाहरण भी है। नतीजे दमदार आए, उसके बाद वन साइड अपसर्ज रैली परसिस्टेंट के स्टॉक ने देखी है, यहाँ से भी फर्दर अपसाइड बिल्कुल एंटिसिपेटेड है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और खबरों वाले शेयर्स सारे के सारे जानते हैं, और खबरों वाले शेयर्स के साथ साथ अर्निंग्स भी, बिकॉज रिजल्ट का सीजन जो है काफ़ी एक्टिव हो चुका है। ढेर सारे नतीजे बाजार बंद होने के बाद भी आते हैं। सारा एक्शन लेकर आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों से करेंगी? बिल्कुल, शुरुआत नतीजों से करेंगे और सबसे पहले स्कोर कार्ड हम आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आना चाहेंगे। ओवरऑल नतीजे कैसे रहे उसका स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन पर आएगा। आईटी सेक्टर की बात करें तो इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। इसके अलावा जोमेटो के नतीजों की बात करें तो मिले जुले नतीजे रहे। विक्रम सोलार और सनटेक रियल्टी, रियल एस्टेट सेक्टर का ये स्टॉक, इसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। रैलिस इंडिया के नतीजों में हल्की सी कमज़ोरी दिखी और पंजाब और सिंध बैंक के नतीजे भी कमज़ोर रहे। लेकिन इसके अलावा सायंट, सीआई, ऑटो और रिटर्नल यानी जोमेटो, इसके नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। अब एक करके एक सभी स्टॉक्स पर विस्तार में चर्चा करेंगे और सबसे पहले आईटी सेक्टर से शुरुआत करते हैं। इन्फोसिस ने 2.2% का सीक्वेंशियल बेसिस पर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रिपोर्ट किया है। आय में 5% की बढ़त दिखी सीक्वेंशियल बेसिस पर। FY26 के लिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का गाइडेंस जो पहले 1 से 3% का मैनेजमेंट ने दिया था, वो बढ़ाकर 2 से 3%, तो लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस बढ़ाई है और ये एक पॉजिटिव है इन्फोसिस के लिए। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो उनका मानना है कि वॉल्यूम्स अभी भी सॉफ्ट है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से कंपनी को काफ़ी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ रही है और इसी के साथ कैपिटल मार्केट, कमर्शियल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट, इन सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। ऑल इन ऑल अनुमान के मुताबिक नतीजे इन्फोसिस ने पेश किए हैं। विप्रो, यहाँ से आईटी रेवेन्यू में करीब 2.5% की तेज़ी दिखी सीक्वेंशियल बेसिस पर। ईबिट भी 6% बढ़ता हुआ नजर आया और मुनाफे में हल्की सी गिरावट यहाँ पर दिखी। तीसरी तिमाही के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस -0.5% से +1.5% की दी है सीक्वेंशियल बेसिस पर, तो लार्जली अनुमान के मुताबिक गाइडेंस रही है और मैनेजमेंट का मानना है कि तीसरी तिमाही एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है कंपनी के लिए, तो उसके चलते शायद थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस तीसरी तिमाही में नजर आ सकता है। जोमेटो, इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि ग्रोथ बॉटम आउट हो चुका है, अब ग्रोथ अगले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसी के साथ फूड डिलीवरी गाइडेंस उन्होंने 20% पर मेंटेन करी है। आय में 2.5% की बढ़त दिखी और मुनाफे में हल्की गिरावट। ये विप्रो के नतीजे आपके स्क्रीन पर, लेकिन जोमेटो की मैनेजमेंट की कमेंट्री भी हमने आपके सामने स्क्रीन पर रखी। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल के नतीजों की बात करें तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। बिजनेस स्केल अप कंपनी ने किया है जो एक पॉजिटिव था। आय 40% से बढ़ती हुई नजर आई, मुनाफे में तेज़ी दिखी। NBFC AUM बढ़ता हुआ नजर आया और टॉप लाइन और करंट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखी। 25% का ग्रोथ नेट इंटरेस्ट इनकम में जियो फाइनेंशियल के दिखा, तो काफ़ी अच्छे नतीजे जियो फाइनेंशियल में आज पॉजिटिव एक्शन नज़र आ सकता है। IT सेक्टर पर फिर एक बार नज़र डालते हैं और LTI
माइंट्री के नतीजे आए थे, मिले जुले नतीजे यहाँ पर दिखे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि तीसरी तिमाही में फॉरलोज बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। सीजनली वीक क्वार्टर होता है तो शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हल्की सी कमजोरी यहाँ पर नजर आ सकती है। दूसरे दो स्टॉक्स पर नजर डालते हैं, अच्छे नतीजे थे। सनटेक रियल्टी काफ़ी अच्छे नतीजे, रेवेन्यू में 50% का ग्रोथ, मार्जिन्स भी बढ़ते हुए नजर आए। विक्रम सोलार के रेवेन्यू में करीब 93% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है और एबिटा भी 3 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में है। ओवरऑल नतीजे ठीक ठाक से बेहतर ही रहे हैं, कोई मेजर नेगेटिव्स इस तिमाही में अब तक दिखे नहीं है। कुछ स्टॉक्स और स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन पर, जिसके बेसिस पर स्टॉक रिएक्शन आज के सत्र में नजर आ सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये पूरा का पूरा स्कोर कार्ड, अच्छे अनुमान मुताबिक और कमज़ोर नतीजे। नतीजों से ठीक पहले हम नतीजों के अनुमान, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं। नतीजे आ जाने के बाद नंबर्स कैसे रहें, या क्या वो स्ट्रांग थे, क्या वो मिले जुले थे, या फिर काफ़ी कमज़ोर नंबर्स थे, वो स्कोर कार्ड के ज़रिए आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ पाएँ सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस और नेम प्लेट्स के द्वारा कि नंबर्स कैसे रहे हैं। जियो फाइनेंस पर खास फोकस रखेगा, काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे। वारी एनर्जीज, विक्रम सोलार, सनटेक रियल्टी, ये सारे थे जहाँ पर अच्छे नंबर्स देखे हमने। आईटी कंपनियों के इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं तो आईटी स्पेस पर भी खासतौर से नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा फिर अशेषा खबरों के दम पर भी एक्शन भरपूर होगा। बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें रहीं जो इंपॉर्टेंट थी? बिल्कुल, तो नतीजों की हमने बात की, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी खबरें निकल कर आई है और सबसे पहले BEML, इससे शुरुआत करते हैं। कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किनेको के साथ एडवांस कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशंस में। तो ये बड़ा MOU है, एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के। BEML यहाँ पर इस खबर के दम पर पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। फोर्टिस हेल्थकेयर कंपनी ने ओपन ऑफर अनाउंस की है। याद रखें, IHH अपना स्टेक बढ़ाना चाहता है, जिसके चलते 26% का ओपन ऑफर अब ट्रिगर हो चुका है। तो इस खबर के चलते फोर्टिस हेल्थकेयर में एक्शन दिखेगा। इंडिया ग्लाइकोल्स कंपनी करीब 470 करोड़ रेज करना चाहती है। प्रमोटर्स के थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा। नॉन प्रमोटर्स और प्रमोटर्स दोनों को 915 रुपये प्रति शेयर के दाम पर यह फंड रेजिंग किया जाएगा। जैगल प्रीपेड बॉब कार्ड के साथ एक एग्रीमेंट उन्होंने रिवाइज किया है, जिसके चलते कंपनी को जो कमीशन मिलता है वो फ्यूचर में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये पॉजिटिव खबर। जैगल प्रीपेड कल भी आधे % की तेज़ी के साथ स्टॉक बंद हुआ था। HCL टेक ने एक ग्लोबल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने स्टेक बढ़ाया है गोदरेज कैपिटल में और करीब 410 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन कंपनी ने इसके चलते किया है। राइट्स इश्यू से गोदरेज कैपिटल में कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और लास्ट में कैनरा बैंक की बात करते हैं। याद रखें, कैनरा रिबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का IPO आया था और इस IPO के जरिए कैनरा बैंक की जो होल्डिंग थी कैनरा रिबेको एसेट मैनेजमेंट में, वो घट चुकी है। जो पहले 51% के आसपास थी वो अब घटकर 38% के आसपास घट चुकी है। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज और कैनरा बैंक और कैनरा रिबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कल ही लिस्ट हुई थी, दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ठीक है अशेषा, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी लिस्ट सामने रखने के लिए। और लंबी लिस्ट है खबरों वाले शेयरों की भी और नतीजों की भी। एक बार ज़रा रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड है ना, आप एक बार फिर से उसको सामने लेकर आइए और मोटा मोटी दर्शकों को फटाफट अंदाज़ा दे दें, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक्स पर व्यू ले पाना शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो जियो फाइनेंशियल, वारी एनर्जीज, विक्रम सोलार, सनटेक रियल्टी, इनके नतीजे अच्छे रहे हैं। इन्फोसिस, विप्रो, LTI माइंट्री, इनके नतीजे रहे अनुमान के मुताबिक। और रैलिस इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक, इनके जो नतीजे रहे हैं वो रहे हैं कमज़ोर। तो ये सारे के सारे नतीजे 4, 3, 7 और 2, 9 कंपनीज के नतीजे हमने अपनी लिस्ट में रखे हैं और उसके बारे में आपको राय दी है। अब एक एक करके जो नतीजे हैं उनके बारे में व्यू लेते हैं। इन्फोसिस से शुरुआत कर लेते हैं और आपसे राय जानना चाहेंगे हरीश जी। इन्फोसिस इनलाइन नतीजे इसके आए, मार्जिन में हमने थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में और प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। स्टॉक के बारे में आपका व्यू क्या है, क्योंकि हमने देखा था कि नतीजों से पहले स्टॉक थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा था, कल थोड़ा सा नरम जरूर था। आज के लिए आपकी राय क्या होगी? अक्षय जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो इन्फोसिस लास्ट कुछ दिनों से हमने एक वॉलेटिलिटी मूव देखने मिल रहा था। उसके बाद स्टॉक प्राइस जहाँ पे 1400
1400-1420 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, बेस बन चुका है, जो वहीं से हमने रिकवरी देखने मिल रहा है। लग रहा है कि अभी भी एक जो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक प्राइस, जो नीचे की ओर 1420 से लेके ऊपर की ओर 1500 के आसपास तक। तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन पर और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें, तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन में ही रह सकता है स्टॉक प्राइस। अगर मेजर अप मूव आना चाहिए, मुझे लग रहा है कि 1520 के ऊपर ही मुझे लग रहा है कि अप मूव आ सकता है, जहाँ पे 1600 और 1650 तक के एक्सपेक्ट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल इन्फोसिस जो है एक रेंज में रह सकता है। अगर किसी की बाइंग है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो मुझे लग रहा है कि 1400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, तो उसके साथ बिल्कुल अभी बने रहना सकते हैं। जब तक 1400 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि ये जो है स्ट्रेंथ अभी भी ऊपर की हो रही है, लेकिन 1400 के नीचे पिछड़ा है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है इन्फोसिस में। ठीक है, 1400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ उसका सपोर्ट है, इसके साथ आप बने रहिए इन्फोसिस के शेयर में। आगे बढ़ेंगे और जियो फाइनेंस का चार्ट जरा इस स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि इसके भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें ऑपरेशन से, तो उसमें 41% का उछाल है। इंटरेस्ट इनकम में भी हमने उछाल देखा है करीब 91% का। और AUM धीरे धीरे करके कंपनी बढ़ा रही है। AUM जो है AMC कारोबार का वो है 15,980 करोड़ रुपए पर। जियो फाइनेंस, हालांकि हमने देखा कि पिछले महीने भर में एक रेंज में ही इस शेयर ने कारोबार किया है। फोरम, आप जरा बताइए जियो फाइनेंस में क्या करना चाहिए? आज हो सकता है कि नतीजों के चलते शेयर की शुरुआत अच्छी होगी। जैसे आपने कहा कि एक वो रेंज में ही रही है काफी टाइम से, तो मेरे आज शायद वो रिजल्ट का इफेक्ट आ सकता है, पर मेरे हिसाब से जब तक हम 317 से लेके 318 तक वीकली क्लोजिंग नहीं देखते, तब तक हम कंसोलिडेशन फेज दे सकते हैं। अगर हम आज कैप अप ओपनिंग भी देखते हैं, पर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि अगर वो हमें 317 318 के लेवल्स पे मिलती है, तो एक फ्रेश बाइंग के लिए भी देख सकते हैं, एक मोमेंटम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हमने उसके नीचे क्लोजिंग देखी अगर वीकली बेसिस पे भी, तो मेरे हिसाब से अगर जैसे इन्वेस्टर्स है जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है और उन्हें लेना है, तो वो अराउंड 300 से 305 के लेवल्स पे ले सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टॉप लॉस बना के रखे 289 का लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और ऊपर में अगर हम ये 317 318 के ऊपर भी अगर हमने क्लोजिंग देखी और हम अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं, तो इसका अपसाइड पोटेंशियल टारगेट ऑलमोस्ट 345 टू 350 का रहेगा। जियो फाइनेंशियल पर खास नजर रखनी होगी। काफी दमदार सेट ऑफ रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए हैं। ब्याज से आय में कटौती जरूर हुई है, लेकिन प्रोविजनिंग्स बड़े हैं और मुनाफे और आय के फ्रंट पर जबरदस्त आंकड़े आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय में 60% का इजाफा और मुनाफे में 114% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज बाजार खुलने के साथ साथ एक इम्पैक्ट दिखाएगा जरूर। इसे रिविजिट भी करेंगे बाजार खुलने के साथ। लेकिन इसके अलावा एक और स्टॉक जहां पर एक्शन था, एक्शन आज दिख भी सकता है ऑन द बैक ऑफ पॉजिटिव न्यूज फ्लो हरीश, वो है वारी एनर्जीज। कंपनी के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करते हैं। करीब 3% के गेंस के साथ ये कल क्लोज हुआ है और जस्ट लाइक जियो फाइनेंस, वारी एनर्जीज के नतीजे भी बेहद शानदार पोस्ट हुए हैं। मजबूत नतीजे, मुनाफे के फ्रंट पर 133% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा, मार्जिन्स और आय में भी ग्रोथ देखने को मिली है। किस तरह के लेवल्स आप देख रहे हैं टेक्निकली चार्ट्स पर वारी एनर्जीज के? मानसी जी, बिल्कुल। देखिए, रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद हमने नीचे लेवल से अच्छा खासा रिकवरी देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 2000 लेवल के पास से रिकवरी देखने मिल रहा है। अभी करंटली 3600 के आसपास चल रहा है। तो जिस तरीके से लिस्टिंग के बाद हमने एक रैली देखने मिली थी, उसके हाई के आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3750 के बाद इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश रैली शुरू हो सकती है स्टॉक में। जिस तरीके से हमने नीचे लेवल से बाइंग देखने मिल रहा है वॉल्यूम के साथ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल रहा था हार्ड डिप में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, और 3750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग देखने मिल सकता है और फ्रेश रैली भी देखने मिल सकती है। तो उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए 3750 के ब्रेकआउट के लिए। तो और मुझे लग रहा है कि इस करंट लेवल्स पे अगर किसी के पास बाइंग है, तो अभी भी बने रह सकते हैं। अगर डिप्स में भी मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं, जिस तरीके से एक हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है स्टॉक में। और अगर स्टिप मिलता है 3450 500 के आसपास, तो वहां पे भी बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3200 का। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेटअप अच्छी है, तेजी के रुझान है। और चीज बस एक ही चीज है कि जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट हर्डल के हिसाब से छोटा सा हर्डल है, जहाँ पे 3750, अगर उसके ऊपर निकल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश रैली देखने मिल सकता है वारी एनर्जीज में।
एक्सपेक्टेड है, लेवल बेस्ड कामकाज होता रहेगा और इस पर रखनी है आपको नज़र। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आज निफ्टी कैटेगरी की बिग बॉय कही जाने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं। रिलायंस के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करते हैं और फोरम आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। कल के सत्र में करीब 2% की बढ़त रही। रिलायंस के नतीजों की अगर बात करें, वी आर एक्सपेक्टिंग हेल्दी परफॉर्मेंस अक्रॉस सेगमेंट्स। और जब रिलायंस की बात होती है, कई सारे सेगमेंट्स, क्योंकि इनके कई सारे बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर नज़र रखनी होती है, बी डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, O2C कारोबार, इन तमाम पर फोकस रहता है। और कंसोलिडेटेड बेसिस पर, सालाना आधार पर, तिमाही आधार पर अनुमान हमारा ये है कि रेवेन्यू और मार्जिन्स के फ्रंट पर इजाफा दिखेगा। मुनाफे के फ्रंट पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर शायद थोड़े कंसर्न्स नजर आ सकते हैं, लेकिन ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस वहां पर भी बढ़त रहेगी। रिलायंस को कैसे देखती हैं आप, और टेक्निकली चार्ट्स पर किस तरह के सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से डेवलप हो रहे हैं? जैसे हमने रिलायंस में कल एक अच्छी रैली देखी और जैसा आपने कहा कि ऑलमोस्ट 2% और मोर देन 1.5% की एक रैली देखी थी। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी दी थी रिलायंस ने। अभी एक्सपेक्टेशंस भी काफी है रिजल्ट से, पर टेक्निकली देखिए तो जुलाई से लेके अब तक एक स्टॉक फिलहाल ये कंसोलिडेशन में रहा है। नीचे में अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 1350 1345 के लेवल्स का एक सपोर्ट जोन है और ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1420 टू 1430। अगर इसी रेंज में है और अभी भी अगर हम प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 1400 के आसपास है। मतलब कि एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के पास वो अगर आज ऊपर पे भी रिएक्ट करता है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो जिनके पास है एज एन इन्वेस्टर्स वो होल्ड कर सकते हैं। जिन्हें लेना भी है वो उन्हें एक अच्छी रेंज भी मिल रही है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि वो अभी ही पूरा ले सकते हैं, अभी थोड़ा ले सकते हैं। नीचे के लेवल्स पे अराउंड 1370 के आसपास और भी ले सकते हैं। अगर स्टॉक प्राइस 1350 या 1345 के नीचे जाता है तो वीक हम समझ सकते हैं कि स्टॉक प्राइस वीक हो सकता है। पर फिलहाल के लिए वो एक कंसोलिडेशन फेज में है और होल्ड कर सकते हैं और बाइंग या अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 1420 में ऊपर क्लोजिंग देखते हैं, आज फ्राइडे है, अगर वीकली क्लोजिंग भी दे देता है तो हम अपसाइड में बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अपसाइड टारगेट्स उसके बने रहेंगे ऑलमोस्ट 1485 तक के। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर तो ये टेक और हैवी वेट इनफैक्ट निफ्टी का वन ऑफ द हैवी कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलायंस के नंबर्स हैं और निफ्टी में ही JSW स्टील के नतीजों पर भी फोकस रहेगा। और मेटल पैक की चाल भी अगर बात करें, JSW स्टील पर इन पर्टिकुलर एक बार स्टॉक प्राइस को पुल अप करना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा है मेटल स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़रूर रही पिछले दिनों, लेकिन साथ साथ कुछ हद तक पिछले कुछ सेशन से मेटल स्पेस की चमक जो है बरकरार है। कर के सत्र में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। हरे निशान के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स क्लोज होता हुआ। और हरीश, इन पर्टिकुलर JSW स्टील की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशन है लोअर रियलाइजेशंस की, हायर वॉल्यूम्स नजर आ सकते हैं ओइंग टू लोअर कोकिंग कोल कॉस्ट, जो कि एड करेगी हायर वॉल्यूम्स को। रेवेन्यू के फ्रंट पर तिमाही आधार, सालाना आधार पर बढ़त के आसार हैं। हमारे एक्सपेक्टेशंस ये कहते हैं कि मार्जिन्स जो हैं वो भी बढ़कर नजर आ सकते हैं। मार्जिन्स में कटौती ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नजर आ सकते हैं, हालांकि सालाना आधार पर बढ़त के आसार है। और मुनाफे के फ्रंट पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंसर्न, सालाना आधार पर बढ़त रहेगी। JSW स्टील एक्सपेक्टेशंस पर तो फोकस है ही, लेकिन टेक्निकली चार्ट चेक कर आप बताएं आपकी राय क्या होगी? मानसी जी, बिल्कुल अगर JSW स्टील की बात करते हैं तो देखिए क्लियरली आउट परफॉर्म रहा है स्टॉक प्राइस मेटल इंडेक्स में। टोटली अगर देखा है तो लगातार एक ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक हाई टॉप हाई बॉटम है स्टॉक प्राइस में। कोई भी डिप आता है वहां से रिवर्स शार्प रिवर्स देखने मिल रहा है स्टॉक में। कोई भी देखिए जाए तो अभी भी स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर शॉर्ट टर्म के भी देखा है तो वहां पे ही सपोर्ट ले रहा है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि कोई अभी तक थोड़ा मेजर वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक प्राइस में और लगातार टॉप हायर बॉटम का इंटैक्ट है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो कंटिन्यूएशन अभी भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन के बाद वापस RSI वगैरह कूल डाउन हो चुका है, फिर से एक बार मोमेंटम देखने मिल सकता है ऊपर की ओर, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में 1180 के आसपास मुझे निकल जाता है तो वापस एक बार स्टॉक प्राइस जो है 1220 1230 तक भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मुझे भी अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें तेजी कंटिन्यू हो सकती है आगे तक। तो किसी के पास बाइंग है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं।
है, इसमें कोई भी मुझे लग रहा है कि अभी तक फिलहाल मेजर रिवर्सल देखने नहीं मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक रन अप हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड कर सकते हैं। अगर उसी में अगर पैक में देखा जाए तो मेरा जिंदाल स्टील रहेगा, जो पे बाइंग के शॉर्ट टर्म के लिए किसी को फ्रेश बाइंग के लिए सोचना है तो कर सकते हैं। जहाँ पे जिंदाल स्टील में देखा जाए तो भी वहां पर भी सेम सेटअप है, जहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छी टारगेट लेवल्स देखने मिल सकते हैं ऊपर की ओर। 1088 और 1100 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिंदाल स्टील में। तो जिंदाल स्टील में बाय करने की राय रहेगी, वेराज जेएसडब्ल्यू स्टील में लॉन्ग टर्म पोजीशन बने रहना चाहिए। स्टॉक मुझे लग रहा है कि आगे जाके और ऊपर के और लेवल्स देखने मिल सकते हैं जेएसडब्ल्यू। स्टील शेयरों को लेकर ये हरीश की राय है। हरीश, एक बार जरा एसआरएफ का चार्ट आप चेक कीजिए। हमने देखा कि कल केमिकल एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स में थोड़ी रौनक बन रही थी। एसआरएफ अच्छे मूव्स कल के सत्र में शेयर ने दिए हैं, क्लोजिंग बढ़िया रही इसकी। क्या आज भी चल जाएगा ये, और क्या टारगेट आप देख रहे हैं? अभिषेक जी बिल्कुल, लगातार देखा तो पिछले हफ्ते पूरा देखा जाए तो एसआरएफ एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 2800 के आसपास से स्टॉक प्राइस रिवर्स होते हुए नजर आया है। स्टॉक प्राइस मेजर जो मूविंग एवरेज है 200 नीचे के पिछला था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट स्टॉक प्राइस एक अच्छा रिकवरी देखने मिल रहा था। और मुझे लग रहा है कि ये जो कंटिन्यूएशन है इतना स्ट्रांग है कि स्टॉक में कहीं पे भी इतना ज्यादा इतना फास्ट मोमेंटम से देखने मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है ऊपर के, और जो प्रीवियस हाइस थे 3320 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है कि उस लेवल से बिल्कुल देखने मिल सकता है रैली, करंट जो रैली है। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि और किसी के पास बाइंग है तो थोड़ा स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं 3750 के पास, लेकिन फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करूंगा। जिस तरीके से हमने ऑलमोस्ट एक हफ्ते से इतना बड़ा सा रैली देखने मिल रहा है, हो सकता है कि थोड़ा कूल ऑफ भी देखने मिल सकता है कुछ मीडियम टर्म में। तो उसके बाद मुझे लग रहा है डिप्स मिलता है तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म पोजिशनल जो बाइंग है ऑलरेडी उनको होल्ड रखना चाहिए। मतलब फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं डिप्स के लिए। डिप्स में बाय करने के लिए सोच सकते हैं वापस। तो फिलहाल के रेजिस्टेंस की बात करते हैं 3320 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर मुझे लग रहा है कि उस लेवल से बिल्कुल देखने मिल सकता है एक दो दिनों में। ठीक है, एसआरएफ को लेकर ये व्यू। एसआरएफ कब खरीदना है, कोई लेवल आप बताएंगे हरीश, कब लेना है? स्पेसिफिक आप लेवल बता पाएंगे? अभिषेक जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 3050 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बने हुए हैं। मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर मिलता है तो मुझे लग रहा है कि 3050 के आसपास बाइंग के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं एसआरएफ में। ठीक है, 3050 3190 का भाव है, और 3050 पर अगर आपको ये शेयर मिलता है तो आप लीजिए। लेकिन 3050 पर लेने के लिए शेयर को गिरना पड़ेगा कम से कम करीब करीब 4-4.5% के आसपास। ठीक है, ये व्यू देखते हैं गिरता नहीं गिरता है। लेकिन हरीश की ये व्यू है एसआरएफ के शेयर को लेकर। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हेडलाइंस के साथ करेंगे मार्केट लाइव की शुरुआत। कुछ और नए मेहमानों को जोड़ेंगे और कुछ एक्साइटिंग ट्रेडिंग कॉल्स भी आपका कर रहे हैं। नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मार्केट्स लाइव की कर चुके हैं हम शुरुआत। भारतीय बाजार में हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और ढेर सारे एक्शन पैक्ड ट्रिगर्स, इकोनॉमिक के इंडिकेटिव एक्शंस, रिजल्ट बैक्ड एक्शन के साथ हम वापस से आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी हैं। दिवाली के लगातार इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स आपके सामने हम रख रहे हैं। दिवाली सेल से लेकर रॉकेट शेयर तक, दिवाली से दिवाली तक आपके निवेश की पूरी तैयारी करने की कोशिश है हमारी। नए संवत में प्रवेश करने जा रहे हैं हम, और ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार दिवाली की धूम और मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए भी आपको हमारे साथ ही बने रहना है। मार्केट के प्री ओपन लेवल्स जो हैं कुछ ही सेकंड्स में हमारे सामने होंगे। कल 25,585 के स्तर पर अच्छी खासी मजबूती पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। बैंक निफ्टी में भी नए रिकॉर्ड लेवल्स पर टुवर्ड्स डे हाई क्लोजिंग हमने देखी, अच्छी खासी मजबूती पर। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन था। क्या वही एक्शन आज भी बरकरार रहेगा, इस पर होगी नजर। लगातार हरीश और फोरम तो हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमारी पैनल पर वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शारदा भी अब जुड़ गई हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। प्री ओपन के लेवल्स हमारे सामने कुछ ही सेकंड्स में होंगे, लेकिन बताएं आज स्टॉक स्पेसिफिक आपके फोकस रेडार पर क्या कुछ है? मानसी, अभिषेक, ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम को और सभी को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
आशा करती हूँ कि सभी के पोर्टफोलियो चमकते रहे पूरे साल। ओवरऑल अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ देखें तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। काफ़ी स्टॉक्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है और अच्छे मोमेंटम के साथ बाज़ार भी पूरे फेस्टिविटी को चीयर करते हुए दिख रहा है। तो फायरवर्क्स ऑलरेडी चार्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा टाइटन पर, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है और लगातार ये स्टॉक जो है पिछले 6 दिनों की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करते हुए नज़र आया है। पिछले 3 हफ्तों से अच्छी मोमेंटम थी, पर जो कल के सेशन में फ़ॉलो-अप आई है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे मेरी राय है खरीदारी के मौके ढूँढे। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो अराउंड अबाउट 3800 तक के लिए हम इसमें मौके ढूँढे एंड 3560 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। ठीक है। टाइटन पर भरोसा है शिवांगी को। शिवांगी, सिर्फ एक ही शेयर आज के लिए? गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। रडार पे तो काफ़ी स्टॉक्स है, बट ऑफ कोर्स सेकंड पिक जो है मेरा वो रहेगा बैंकिंग स्पेस में से एचडीएफसी बैंक, जहाँ पे बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। पहले हमने देखा इस रैली में पीएसयू नेम्स पार्टिसिपेट किए थे और अब जो है प्राइवेट नेम्स जो है वो भी अब कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में वॉल्यूम्स लगातार पिछले 8 दिनों से थोड़े हाई रहे हैं, अबव एवरेज, और जिस तरह से प्राइस एक्शन भी देखने को मिल रहा है, वो एक इंडिकेशन है कि बाइंग यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी एचडीएफसी बैंक पर नेक्स्ट 1030 तक के टारगेट्स के लिए, और 975 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करें। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को लेकर ये व्यू। लेकिन एक कंपनी के नतीजे थोड़े कमज़ोर आए हैं, ज़रा इस पर भी व्यू चाहिए, और शेयर का नाम है रैलिस इंडिया। रैलिस को लेकर शिवांगी क्या व्यू है आपका? किस तरह की चाल आप शेयर में देख रही हैं? और अगर मान लीजिए ये शेयर और गिरे, सपोर्ट आप कहाँ पर देख रही हैं? क्योंकि लगातार हम गिरावट वाला ही ट्रेंड देख रहे हैं रैलिस में। जी बिल्कुल, रैलीज अपने इस पूरे साल के गेन्स को गिव अप करते हुए दिखा है पिछले 3 महीनों में, और स्टॉक में हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन कर रहा है। ये स्टॉक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को भी तोड़ा है इसने। 278 इज द नेक्स्ट लेवल, जो यहाँ पे एक थोड़ी बहुत ठहराव देखने को मिल सकती है। तो 278 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जो इसने लगभग मई में भी रिस्पेक्ट किया था। सॉरी, लगभग मई में भी रिस्पेक्ट किया था, यस। तो यहाँ पे 278 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, मेक और ब्रेक जोन रहेगा। अगर इसके नीचे ये दिखता है तो यहाँ पे और टूटने की जगह बनते हुए दिखेगी, बट थोड़ी कंसोलिडेशन लेवल्स पे हो सकती है। ओके, कंसोलिडेशन लेवल्स पर नजर आ सकते हैं। फोकस रहेगा रैलिस इंडिया पर। 6 पैसे की मजबूती के साथ करेंसी की ओपनिंग रुपए में इस वक्त ओपनिंग होती हुई दिख रही है 87 रुपये 75 पैसे पर। सोने चांदी में भी शुरुआत जो है हर रोज की ही तरह मजबूती के साथ नजर आ रही है। ब्रेकिंग आप देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर MCX पर। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर एक बार फिर से 1,30,000 के पार तो कल निकले ही थे हम, लेकिन 1,31,584 के स्तर MCX पर 1,800 रुपए की बढ़त तेजी के साथ सोने में कामकाज। वहीं चांदी पर भी नजर होनी चाहिए। सिल्वर पर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं लगातार बढ़ते हुए नए रिकॉर्ड पर। करीब 800 रुपए की तेजी चांदी में भी 1,70,000 के पार पहुंच चुकी है चांदी। तो सोने चांदी में लगातार मजबूती। शिवांगी, आपसे ही टेक जानना चाहेंगे, बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स को बिल्कुल ही हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हर रोज़ हम देख रहे हैं जब भी कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होती है, अब ये तो एक हेडलाइन हो चुकी है और हर रोज़ की ही बात हो चुकी है कि हम रिकॉर्ड स्तर पर इन्हें खुलता देखते हैं। इक्विटी मार्केट में रिलेटेड स्पेस की अगर बात करें, ज्वेलरी काउंटर्स हो गए, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां हो गई, और सिल्वर लाइक वी ऑलवेज से इंडस्ट्रियल मेटल भी है। रिलेटेड स्क्रिप्ट्स पर किस तरह की राय होगी? जी बिल्कुल मानसी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में एक बहुत ही अच्छी अट्रैक्शन देखने को मिली है पिछले कुछ हफ्तों से, एंड स्पेसिफिकली अगर हम गोल्ड सिल्वर का रेशियो चार्ट भी देखें तो यहाँ पे बॉटमिंग आउट होते हुए दिखा है, यानी कि यहाँ से सिल्वर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा था। हमने काफी रेकमेंड भी किया। ओवरऑल पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड ही रहना चाहिए, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए।
अगर हम स्टॉक्स की बात करें यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरा पहला पसंदीदा काउंटर जो था वो टाइटन था। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ये काउंटर्स है। बट यहाँ पे दूसरे मेटल स्पेस में भी एक अच्छी एक्शन देखने को मिल रही है, उन पे हम रडार पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो है जिनमें थोड़ा डायरेक्ट कोरिलेशन है, जैसे हिंदुस्तान कॉपर हम ले सकते हैं, उनमें एक अच्छी तेजी है। तो उसको डेफिनेटली हम रडार पे रखें। बट ओवरऑल मेरी राय यही रहेगी कि इस दिवाली, इस संवत पे हम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की पूरी चेष्टा करें और यहाँ पे सब सेगमेंट्स को मौके दे। ऑफ कोर्स इक्विटी शाइन्स, बट जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिल्वर में एक अच्छी रैली है, वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। कि रैली जो है ये कंटिन्यू होती दिखेगी, इस पर लगातार हमें नज़र रखनी भी होगी। और हाँ, हर रोज़ जब कमोडिटी मार्केट ओपनिंग होती है तो इस पर फोकस जाता ही जाता है, क्योंकि नए रिकॉर्ड्स पर गोल्ड और सिल्वर हर रोज़ ट्रेंड करते हुए नजर आते हैं। इस बीच गौरव शर्मा ग्लोब कैपिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए गौरव का भी स्वागत करें। गौरव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडियाज, स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन से करेंगे। सिर्फ 5 से 6 मिनट बचे हैं बाजार खोलने को। आप बताएं आपकी तरफ से क्या कुछ है आज फोकस रेडार पर। Mansi, good morning. Happy Diwali to all of you, to all the panelists, to the team and to the viewers. तो आज के जो 2 शेयर मैंने चुने हैं, उसमें पहला है JK टायर सेगमेंट के अंदर इस समय काफी हलचल है। ऑटो सेक्टर तो तेज है ही, तो एंसिलरी सेक्टर में भी उसका एक पॉजिटिव रुझान हमें देखने को मिल रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ है, ऑल्दो हायर लेवल्स पे एक इंपॉर्टेंट हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। ब्रेकआउट इज स्लाइटली अवेटेड। 386 के लेवल पे शेयर ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पे बाई की सलाह होगी। 375 का स्पॉट और 425 तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो है टाटा कंज्यूमर। कल एफएमसीजी में जिस तरीके से बाइंग आई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मोमेंटम केवल एक दिन का नहीं होगा, ये चलेगा, कंटिन्यू करेगा यहाँ से, और हमें और बेटर परफॉर्मेंस देखने में मिलेगी अमंग द एफएमसीजी स्पेस। टाटा कंज्यूमर 1150 के आसपास की कल की क्लोजिंग थी। करंट लेवल्स पे बाई की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये स्टॉक के लिए, दैट इज 1120 एंड 1230 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में। ये दोनों ही शेयर्स काफी बेहतरीन और अच्छे तरीके से वेल प्लेस्ड हैं चार्ट्स पे। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन गौरव शर्मा की तरफ से, उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं सोने चांदी की। लगातार रिकॉर्ड लेवल्स पर खुलती हुई सोना और चांदी की कमोडिटीज, और यहाँ पर आगे किस तरह के सेंटिमेंट स्ट्रैटेजीज डेवलप होनी चाहिए और इतनी तेजी के पीछे की वजह, सारी की सारी वजह लेकर हमारे साथ अब विश्व मोहन जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, ये धनतेरस पर सोना चांदी की खरीद हम कर पाएंगे या नहीं? हर रोज रिकॉर्ड लेवल्स पर चल रहा है। देखिए, आप तो बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन उन ज्वेलर्स के बारे में सोचिए जिनके बिजनेसेस पे कितना असर हुआ है। अचानक से इतनी बड़ी तेजी आए, अगर 60% 70% की तेजी अगर इस साल आ जाती है, कौन खरीदना चाहेगा? अगर पहले एक नॉर्मल, अगर डॉलर टर्म में देखें तो $100 रोज का एक नॉर्मल हो गया है। पहले ये महीने भर 2-2 महीने में इस तरह की चाल दिखती थी, वो हर दिन दिख रही है। 2-2 हजार रुपए ऊपर है। आज ही के सत्र में देखिए गोल्ड का भाव करीब 2000 ऊपर है। 1,31,699 का नया हाई लगा था। कल अलग हाई था, 1,27,000 के आसपास का हाई था। रात को हमने देखा 1,29,000 के आसपास का हाई बना। आज 1,31,699। लगातार ये तेजी चल रही है और लोगों को एक फोमो हो गया है कि क्या हम छूट तो नहीं जाएंगे इस रैली में अभी। लेकिन हालांकि बाजार कभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गया है। पिछले कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल जहाँ पर गोल्ड में बड़ी गिरावट भी आई है, चाहे वो 1980 की रैली हो जहां पर बाजार अपने ऑल टाइम हाई से करीब 56% टूटा था। 96 में भी हमने देखा था 29-30% की गिरावट। 2011-12 में भी इस तरह की गिरावट आई थी। तो इस तरह के रिस्क वाले माहौल में खरीदारों के लिए तो दिक्कतें हैं ही। सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है ज्वेलर्स के लिए कि कैसे वो सर्वाइव करे, और इतनी तेजी के बाद भी क्या ज्वेलरी मार्केट में डिमांड बनी रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी दिवाली और धनतेरस कैसे रहने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने विश्व मोहन, और गोल्ड सिल्वर पर लगातार हमारा फोकस तो है ही और नज़र बनी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे के सारे टिक्स हमें बताने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स जो हैं वो जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ऑन द बैक ऑफ रिजल्ट्स ही नज़र आ रहे हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं नेस्ले से। नेस्ले के नतीजे आए थे, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स, और कह सकते हैं कि नेस्ले के ही नंबर्स से FMCG स्पेस के नतीजों की शुरुआत हुई है। निवामा की रिपोर्ट है।
ब्रोकरेज रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य 1410 से बढ़ाकर 1490 कर दिए हैं। क्वार्टर टू आई 10.6% बढ़ी है ऑन ईयर बेसिस। सो पॉजिटिव राय नेस्ले पर न्यूवामा की इस वक्त। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट नेस्ले के साथ साथ अन्य ब्रोकरेजेस पर भी फोकस होना चाहिए। आईटी मेजर्स पर भी लगातार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं और इस पर भी फोकस रखेंगे। हम इन्फोसिस पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। लक्ष्य 1650 के 1454 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ। इनलाइन नतीजे थे और उसी के चलते हम देख रहे हैं न्यूवामा, मोतीलाल ओसवाल और फॉरेन ब्रोकरेजेस लगातार इन्फोसिस पर अपने टेक्स दे रही हैं। इसके अलावा विप्रो पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती दिखी हैं और इन ब्रोकरेजेस की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर ब्रोकरेजेस पर नजर रखिएगा ज़रूर। विप्रो की अगर बात करें, मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है, मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है। सेल रेटिंग जो है उसे बरकरार रखा है। लक्ष्य 1700 के आंक कर चल रहे हैं, तो इन तमाम पर फोकस रखेंगे। लेकिन बाजार अब बस खुलने ही वाले हैं और आज भी नतीजों की एक लंबी लिस्ट है जिस पर हमें रखनी होगी नज़र। LTI माइंट्री पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। शिवांगी, एक क्विक टेक आपसे जानना चाहेंगे, नॉट जस्ट LTI माइंट्री, लेकिन अब देखिए मिड कैप स्पेस में परसिस्टेंट के नंबर्स आए, उसके बाद ज़बरदस्त एक्शन, वन साइड अप मूव इस स्टॉक ने दिखाया है। अच्छे नतीजों का अच्छा असर हम देख रहे हैं और IT स्पेस ने अच्छा परफॉर्मेंस इस तिमाही दिखाया तो है। कैसे देख रहे हैं इस स्पेस को आप? पे हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से एक अच्छी रिवाइवल देखने को मिल रही है। LTIM की भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आज ये स्टॉक लगभग 11 साढ़े 11% ऊपर है इस महीने अब तक। तो ओवरऑल काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और जिस तरह से हमने देखा है कि फॉलोअप के बाद भी गैप अप के बाद भी फॉलोअप काफी स्ट्रांगली नजर आ रही है, तो यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये एक स्ट्रेंथ यहाँ कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो राउंड अबाउट हम देख रहे हैं 5950 के आसपास के लिए, और 5650 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ठीक है। 5650 का सपोर्ट होगा, यानी कि यहाँ से 100 रुपये नीचे LTI माइंट्री के लिए आज अच्छी शुरुआत की संकेत दे रहा है। लेकिन कल के लास्ट आवर के ट्रेड में हमने देखा था कि इटर्नल के यानी कि जोमेटो के नतीजे आए थे और उसके बाद शेयर ने रिकॉर्ड हाइज भी बनाया। हमने देखा कि 368 रुपये 69 रुपये तक भाव गया, लेकिन वहाँ से ये प्राइसेस सारे के सारे रिवर्स भी हुए और गिर के शेयर आ गया था। ये अब तो 340 रुपये के भाव आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। गिरावट काफ़ी ज़्यादा रही टनल में और गिरावट के पीछे की वजह ये रही कि जो ब्लिंकिट में जो लॉस का जो उन्होंने फिगर रिपोर्ट किया वो अनुमान से ये वो जितनी कमी का अनुमान था उससे उतनी हो नहीं पाई थी उस घाटे में कमी, तो ये एक रीज़न रही। बाकी फूड डिलीवरी कारोबार में जो ग्रोथ है उसको लेकर थोड़ी सी सुस्ती है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा था, तो शेयर में हमने ऊपरी स्तरों से नरमी देखी। शिवांगी जी, इटर्नल पर जरा एक बार व्यू दे दीजिए। इटर्नल में क्या करना है? कल की गिरावट हो गई है, शायद आज भी थोड़ा सा नरम दिखे शेयर, ये बाय ऑन डिप्स करना है या फिर अभी दूर रहना है? जी अभिषेक, इटर्नल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो लंबी अवधि का स्ट्रक्चर अभी भी काफी पॉजिटिव है। इस साल में ही हमने देखा है ये स्टॉक YTD बेसिस पे 23% ऑलरेडी एक अच्छी अपमूव देखने को मिली है और अब भी फिलहाल अपने 50 डेमा को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहा है ये एज अ सपोर्ट बेस। अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को भी मेंटेन कर रहा है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स नहीं टूटते हुए नजर आए हैं, तो इस कारण से यहाँ पे खरीदारी बरकरार करनी है हमें और कोई भी छोटे डिक्लाइंस में इसमें मौके ढूंढने हैं। ऑफ कोर्स पोजिशनल ट्रेडर्स बने रहे स्टॉप लॉस के साथ। इमीडिएट बेसिस पे 350 तक के लेवल्स और फिर 360 के लिए हम इसको नजर रख रहे हैं 330 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 350 360 के टारगेट्स के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स को शिवांगी की ये सलाह है। लेकिन चलिए अब मार्केट की ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे और 1 मिनट से भी कम का समय रह गया बाजार खुलने में। और निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेशन दे रहा था उसके हिसाब से देखा जाए तो मतलब कोई ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। 30-40 अंकों की गिरावट पर निफ्टी की शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी 60 अंकों के आसपास की कमजोरी। कल हमने बेहतरीन सत्र देखा था निफ्टी बैंक के लिए और रिकॉर्ड ऊंचाई से निफ्टी बैंक बमुश्किल करीब 150 पॉइंट की दूरी रह गई थी कल के सत्र में। 57,500 को हालांकि कल निफ्टी बैंक ने पार नहीं कर पाया था, लेकिन आज शुरुआत थोड़ी सी नरम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं।
आज जो शेयर मजबूत खुलने वाले हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स में आधे % की तेज़ी दिख रही है, जियो फाइनेंस में आधे % की तेज़ी है, नंबर्स इसके ठीक ठाक आए हैं। SBI लाइफ ये शेयर कल कमज़ोर था, आज हो सकता है कि वापसी करते आपको दिखाई दे, करीब आधे % की तेज़ी पर यहाँ भी शुरुआत होने की उम्मीद है। ओपनिंग बेल बस बजने ही वाली है, उसके बाद बाजार की चाल शुरू हो जाएगी और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। निफ्टी शुरुआत हुई है 45 अंक नीचे, निफ्टी बैंक शुरुआत हुई है 150 अंक नीचे, ये शुरुआत के लेवल्स हैं। और सेंसेक्स की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है करीब करीब 1 से सवा 100 अंक नीचे। लेकिन आज का जो शुरुआत में बाजार के लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं वो है IT शेयर। विप्रो नतीजों के बाद ये कमज़ोर, करीब 3.5% नीचे ये शेयर खुला है। इन्फोसिस नतीजों के बाद करीब 1% कमज़ोर है। HCL टेक में 0.25% की गिरावट है। इटर्नल कल की गिरावट के बाद आज फिर से गिरावट का शिकार हो रहा है, करीब 1% नीचे आपको इटर्नल का शेयर दिखाई देगा। टेक महिंद्रा में कमजोरी है, ट्रेंड कमजोर है, तो ये कुछ कमजोरी वाले शेयर हैं जो बाजार पर हम देख रहे हैं कि दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो जो ब्रॉडर मार्केट से जो संकेत हैं, जो मार्केट की जो ब्रेथ हैं, वो आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। करीब 1000 शेयर ऊपर हैं और 700 शेयर आपको इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां से बाजार को हम मजबूती मिलते हुए देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि रिलायंस, कल रिलायंस के शेयर में तेजी थी। रिलायंस का शेयर कल हम देख रहे थे कि 1400 रुपये के आसपास तक पहुंच गया था और अब ये 1407 रुपये के आसपास आपको, मतलब 1400 रुपये के ऊपर ये अच्छे से टिक रहा है। रिलायंस के अलावा हम देख रहे हैं कि नेस्ले कल की तेजी को और एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि लगातार तीसरे सत्र में अच्छी तेजी हो रही है और नेस्ले 0.25% ऊपर ये शेयर, बेहतरीन सत्र है नेस्ले के लिए। एशियन पेंट्स करीब 3% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर है। जियो फाइनेंस करीब आधे % ऊपर कारोबार कर रहे हैं। और अगर हम ऑटोज की बात करें तो आयशर, मारुति और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर, ये कुछ शेयर है जहां पर आधे % के आसपास की गेंस हैं। टाइटन भी कल की तेजी को अब आज कंटिन्यू ये कर रहा है। इसके अलावा जो शेयर थोड़े से मजबूत हैं, हम देख रहे हैं कि IGL, LTI माइंडट्री, मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर 1% के आसपास की मजबूती पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज का जो डिस्ट्रॉयर है, जो बाजार को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, अदरवाइज कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो है IT स्टॉक्स, विप्रो, HCL टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सारे के सारे शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल हैं। निफ्टी की जो गिरावट है रफली 25 अंकों के आसपास की रह गई है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है सिर्फ 100 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक की अगर हम 12 शेयरों की बात करें तो आज 12 में से 3 शेयर ऊपर हैं, SBI, PNB, फेडरल बैंक। हालांकि गेंस बहुत ही थिन है, लेकिन जो गिरने वाले शेयर हैं उसमें देख रहे हैं कि ICICI बैंक 0.25% नीचे है, HDFC बैंक में 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की गिरावट है। तो ये बैंकिंग में सुस्ती है और IT कमजोर है। अगर ये दो धड़े अगर कमजोर रहते हैं तो बाजार में फिर हम देखते हैं कि माहौल थोड़ा सा निराशाजनक ही बन जाता है। कुछ अगर हम बड़े गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो रैलिस इंडिया, इसके नंबर्स थोड़े कमजोर जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि शेयर ये लगातार गिरावट के बाद संभलने की आज कोशिश कर रहा है। 4% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। वॉलपूल में करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा नेस्ले चल रहा है, करीब 2-2.25% के आसपास की तेजी इसमें हो गया है। निफ्टी का ये टॉप गेनर है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं गिरने वाले। अगर हम शेयरों की बात करें तो विप्रो के अलावा जी, कल की हमने देखा था कि नंबर इसके कमजोर आए थे। जी आज भी कमजोर है, 3% की गिरावट, 105 रुपये का भाव इसका हो गया है। इसके अलावा वेल्सपन लिविंग, इंडो काउंट, ये कुछ टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनीज में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। इंडियन बैंक थोड़ा कमजोर है, 1.5% के आसपास की गिरावट इसमें हम देख रहे हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में कमजोरी 1.5% के आसपास की है। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है। एक बार जरा इंडेक्स देख लेते हैं कि इंडेक्स में क्या हो रहा है और कहां से सपोर्ट मिला है। सपोर्ट की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि FMCG से सपोर्ट है, 0.5% ऊपर है इंडेक्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, MNC शेयरों में भी खरीदारी हो रही है। ऑटो में सेलेक्टिव बाइंग है, ऑटो में चौतरफा बाइंग नहीं है, सेलेक्टिव बाइंग आज ऑटो स्टॉक्स में हो रही है। लेकिन जहां से कमजोरी है, निफ्टी IT 1% नीचे, रियल एस्टेट कमजोर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों के शेयर भी आज कमजोर हैं। और मिड कैप इंडेक्स की बात करें और स्मॉल कैप इंडेक्स तो वहां पर भी कमजोरी है, कमजोरी लगभग 0.25% तक की है दोनों के दोनों इंडेक्स में। तो शुरुआत से कोई खास ट्रेंड नहीं, हल्की गिरावट पर शुरुआत हुई है। IT दबाव बना रहे हैं, इससे बाजार रिकवर नहीं कर पा रहा है और बैंकिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानते हैं कि आपको कहां पर मिल रहे हैं ओपनिंग ट्रेड में शानदार कमाई के मौके।
चलिए तो थोड़े बहुत वॉलेटाइल मूव्स हैं। बैंक निफ्टी में कमजोरी ज़्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। इंडिया विक्स पर रखे नज़र फेयर इंडिकेटर और वहाँ पर किसी भी अपमूव से कंसर्न बिल्ट होगी और डाउन ट्रेंड्स जो हैं वो रिलीफ का काम ज़रूर करेंगे। लेकिन चलिए हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि इस वक्त बाजार की शुरुआत को वो कैसे देख रहे हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। हरीश, मार्केट की ओपनिंग इस वक्त स्क्रीन पर 25,500 के लेवल्स को टिकाए ज़रूर रखा है हमने, लेकिन जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे बाजार, फिलहाल थोड़ा वॉलेटाइल है। टू अर्ली टू से, थोड़ा सेटल होने देंगे मार्केट्स को। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप बाजार की शुरुआत को और आपके ओपनिंग ट्रेड्स शुरुआत में क्या होंगे? बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा है तो आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा हल्का सा नरमी से मार्केट ओपन हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सपोर्ट है अभी भी निफ्टी में मुझे लग रहा है कि 25,500 से लेकर 24,450 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से, और मुझे लग रहा है कि जो रैली है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखने मिल रहा है 25,650 लेकर 700 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि रैली जो है एक्सटेंड हो सकता है कि आज के वीक का लास्ट डे है तो उसके चलते थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन रह सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी जो अप ट्रेंड है बनी रह सकती है आगे भी निफ्टी में। और मेरा स्टॉक रहेगा स्पेसिफिक आज के लिए, मुझे लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एफएमसीजी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला था आज, और वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है। उसमें से मेरा रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहां पे देखा जाए तो एक अच्छा बेस बन चुका है स्टॉक प्राइस में। 2480 के पास अच्छा बेस बन के वहां से रिकवरी होते नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर बाइंग कर सकते हैं, जहां पे मुझे लग रहा है कि ऊपर के और टारगेट्स बनेंगे 2700 के आसपास इमीडिएट बेसिस में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2490 का हिंदुस्तान यूनिलीवर। चलिए एचयूएल, नेस्ले के बाद अब एफएमसीजी स्पेस कंजम्पशन का खेमा फोकस रेडार पर आता हुआ। नेस्ले में तो हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन ऑन द बैक ऑफ पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज फ्लोज एंड रिजल्ट्स। शिवांगी, आप बताएं आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी, ओपनिंग ट्रेड्स के लिहाज से मैंने चुना है आज ऑटो स्पेस में से, जो काफी रेजिलेंस दिखा रहा है, और यहाँ पे मेरी पसंदीदा काउंटर रहेगी आयशा मोटर्स। इसमें हमने देखा है कि इस स्टॉक में सितंबर सीरीज में भी अच्छे रोल ओवर्स कैरी हुए थे, और अक्टूबर में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक में एक अच्छी तेजी है। इस स्टॉक ने पिछले 27 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट किया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बड़ी अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ पे सारे ही फैक्टर्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं और अपसाइड की पूरी जगह है। खरीदारी के मौके ढूंढे नेक्स्ट 7300 के टारगेट्स के लिए और 6850 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। तो ये शिवांगी की तरफ से उनके आइडियाज़। ऑटोमोबाइल प्लेयर्स पर भी नज़र हैं। आयशर मोटर्स में करीब 0.5% के गेंस फिलहाल नज़र आ रहे हैं। गौरव, आप बताएं कैसे देख रहे हैं इस शुरुआत को? ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी, जैसा इंडिकेटिव था, एक म्यूट स्टार्ट हुई है वही आज इक्विटी मार्केट्स की, और नथिंग ऑन अ सरप्राइजिंग फ्रंट। जिस तरीके का कलर एक स्टेलर अपमूव हमने देखा है और आज फ्राइडे भी है, तो एक बाजार में पॉज आना ये क्वाइट एक्सपेक्टेड भी था। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर रहेगा फर्स्ट हाफ एन आवर ट्रेड में, किस तरीके से मूवमेंट रहती है, किन लेवल्स पे बाजार सेटल होता है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑफ द मूव। लेकिन बायस क्लियरली बाय साइड पे ही है। अगर कोई भी गिरावट यहाँ से मिलती है 25,400 के जितना करीब बाजार हमें मिलता है, वो एक अच्छी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर प्राइस टारगेट क्लोज टू 25,750 25,800 लेवल्स। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो मैंने अपने सुबह के ओपनिंग ट्रेड्स में जेके टायर और टाटा कंज्यूमर सजेस्ट किया था। टायर स्पेस का दूसरा शेयर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, दैट इज अपोलो टायर्स। एक अच्छा अपमूव के साथ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी है 2% के साथ, 500 के आंकड़े के ऊपर सस्टेन कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ से अपवर्ड अपमूव कंटिन्यू रखेगा ये स्टॉक। एक छोटा स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 490 रुपए और 525 तक के टारगेट्स इसके अंदर स्ट्रिक्टली फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये आपकी ओपनिंग कॉल्स है, लेकिन एक सेक्टर है जहां पर आज नज़र रखना चाहिए। यहाँ ओपनिंग से पहले जैसा मानसी कह रही थी, LTI माइंट्री नतीजे काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर जो मेगा डील मिली है उस क्वार्टर का उसका असर दिखा था और प्रॉफिट काफ़ी बेहतर हुआ था। रेवेन्यू 10,000 करोड़ को भी सरपास किया था, उसका फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन इन्फोसिस दूसरी तरफ देखें, नतीजे उतने ख़राब नहीं थे, कई फ्रंट पे नतीजे काफ़ी अच्छे दिख रहे थे इन्फोसिस के। अगर सिर्फ मार्जिन छोड़ दे तो मार्जिन पर थोड़ा दबाव ज़रूर दिखा था, लेकिन EBIT पे हो, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, इन तीनों फ्रंट पे अच्छे नतीजे दिख रहे थे। लेकिन आज स्टॉक नहीं चल रहा है। हरीश जी बताइए, इन्फोसिस काफ़ी आज फिर से कमज़ोर दिख रहा है, क्या हो गया है इन्फोसिस में सर?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग टाइम में हमने डिस्कस कर रहे थे कि यही चीज़ इन्फोसिस के बारे में मेजरली देखा जाए तो मैं जो दिग्गज कंपनी से आईटी में वहाँ पे थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म बिल्कुल देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस में भी सेम ही रुझान है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन में है और नीचे की ओर मुझे लग रहा है कि 1420 के आसपास देखिए इमीडिएट सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग बेस, और ऊपर की ओर भी देखा जाए तो 1520। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 100 रुपीज़ का रेंज है उसी के आसपास ट्रेड होते नजर आ रहा है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो फिलहाल के जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई भी एक अप ट्रेंड आने के लिए मुझे लग रहा है कि 1520 के लेवल क्रॉस करना चाहिए, तब भी जाके हम लोग को ये 1600 के आसपास तक लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो भी है इन्फोसिस है तो एक कंसोलिडेशन में हो सकता है और थोड़ा टाइम पीरियड के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल के थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं स्टॉक्स में। और मुझे लग रहा है कि जो मिड कैप आईटी सेगमेंट में है जैसे परसिस्टेंस हो गया, इंटेलेक्ट हो गया, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि ध्यान देना चाहिए फिलहाल के आईटी सेगमेंट में। मिड कैप आईटी पे फोकस करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन विप्रो एक काउंटर है जहां पर आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। नतीजे बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, स्टॉक करीब 4 से 5% कमज़ोर दिख रहा है। गौरव, आप बताइए विप्रो को लेकर आपकी राय क्या बन रही है इस गिरावट के बाद? 4% से ज़्यादा कमज़ोर है शुरुआती कारोबार में ही। बिल्कुल एक आफ्टर इफेक्ट रिजल्ट्स का नजर आ रहा है। अगर उससे पहले की भी बात करें तो विप्रो एक स्ट्रगलिंग काउंटर रहा है। नियर टर्म के देखें तो बिल्कुल एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रही है। थोड़ा लंबी अवधि को कंसिडर करें तो अपने हायर पॉइंट्स को होल्ड नहीं कर पाया, चाहे हम 6 महीने का देख लें, चाहे हम 2 साल का व्यू देख लें, ये शेयर अंडर परफॉर्मेंस किया है। गोइंग अहेड भी मुझे 235 230 तक के आंकड़े नजर आते हैं। इस शेयर में कोई खास में बाइंग अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद नहीं लग रही है। डिसमल ओपनिंग है और मुझे गोइंग फॉरवर्ड साउथवर्ड ट्रेंड नजर आता है। जिनके पास है पोजीशन अगर ट्रेडिंग की है तो रिड्यूस की सलाह रहेगी। 232 235 लेवल नजदीक में ही आते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, विप्रो के लिए ये व्यू 4% नीचे फिलहाल ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। एमएनएम के शेयर में हम देख रहे हैं कि एक डिप आया, 3700 रुपये के ऊपर निकला था ये शेयर और वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। धीरे धीरे फिर से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम गेन कर रहा है एमएनएम और भाव आ गए हैं 3600 रुपये के आसपास। आज फिर से हम 1% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। शिवांगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो रिसेंट हाइज थे, क्या आपको लगता है कि उसकी तरफ बढ़ चुका है और यहां से भी एक फ्रेश ट्रेड लिया जा सकता है शेयर पर? जी बिल्कुल, ऑटो स्पेस में काफ़ी अच्छी एक्शन है और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा स्पेस रहा है जो काफ़ी रेजिलेंट रहा है। एक वन ऑफ दो स्टेबल नेम्स में से एक काउंटर है ये, और ओवरऑल पोर्टफोलियो की भी इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी एक अच्छे रिटर्न्स दिया है स्टॉक ने। लगातार हमने देखा है कि पिछले 5 सालों से हायर टॉप फॉर्मेशन हुए हैं ईयरली बेसिस पे। तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इनफैक्ट मोमेंटम भी काफ़ी अच्छी तरह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रहा है। तो बोथ ट्रेडिंग के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बेहतरीन स्टॉक है। और नेक्स्ट जो इमीडिएट बेसिस पे 3750 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 3550 के एक क्लोज सपोर्ट को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, टारगेट आपने शिवांगी क्या बताया एमएनएम का? टारगेट आपने क्या बताया? टारगेट जी बिल्कुल, टारगेट यहाँ पे हम 3750 के लिए यहाँ पे एम कर रहे हैं। ठीक है, 3750 यानी कि अपनी रिसेंट जो रिकॉर्ड हाइज है उसको पार करके और ये शेयर आगे जाने का दमखम रखता है। तो 3600 रुपये का भाव है और 3750 के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एम लेटर वाला एक और शेयर जरा लेकर आइए। वैसे हम आपको दिखा रहे थे कि एमएनएम ने कैसे निफ्टी ऑटो को अच्छे से आउट परफॉर्म किया है, चाहे 6 महीने या फिर 1 साल के ड्यूरेशन में। एमसीएक्स में आज फिर से हम देख रहे हैं कि तेजी आई है। कल हमने देखा था कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लगा था कि प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, लेकिन आज फिर से जोश में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के जो वॉल्यूम्स हैं वो कहीं ना कहीं एमसीएक्स को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और शेयर में लगातार हमने तेजी देखी है। रिकॉर्ड हाइस पर भी ये गया था। 52 वीक का जो हाई है 9617 रुपये, 9447, ये फिलहाल भाव हम स्क्रीन पर देख रहे हैं 9450 का एमसीएक्स। गौरव जी, क्या इसमें आप तेजी और देख रहे हैं या फिर जिनके पैसे बन गए हो, मान लीजिए क्योंकि महीने भर में 20% चल गया है, क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसमें?
अभिषेक जी, बिल्कुल डिपेंड करेगा कि व्यूअर की स्ट्रैटेजी क्या है। अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट टर्म अवधि के लिए शेयर लिया हुआ है, हाँ, बुकिंग के लिए सोचा जा सकता है। यहाँ पे आपने जैसे बताया, महीने भर में 20% का अप मूव रिटर्न पोस्ट कर चुका है स्टॉक, तो ये एक रीजनेबल अप मूव आ चुका है ऑलरेडी इसके अंदर। लेकिन अगर मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और एक पूरा स्टोरी लाइनअप की बात करूं, तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ मोर स्कोप टू गो। अगर लंबी अवधि के लिए कोई भी देखना चाहे, 6 महीने और बियॉन्ड का होराइजन है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो देयर इज नो पॉइंट बुकिंग दिस स्टॉक। चलिए, ये टेक इस वक्त एक्सचेंज एंसरीज की चाल पर लगातार नजर है और बाजार खुलने से पहले बीएसई लिमिटेड पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंडेशन भी आई थी। लेकिन नतीजों के सीजन में इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स आ चुके हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अब भी स्लेटेड हैं। इसी कड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर आज फोकस रहेगा। और जब रिलायंस की बात करते हैं, कई सारे सेगमेंट ऑफ बिजनेसेस हैं इनके, तो उन तमाम सेगमेंट के परफॉर्मेंस पर जब नतीजे आते हैं हमारी नज़र हमें रखनी होती है। रिलायंस के नतीजों से एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी है, हर सेगमेंट से किस तरह के परफॉर्मेंस के अनुमान हैं, सारी डिटेल्स आशीषा के पास है। आशीषा, बताइए किस तरह की उम्मीदें रखें रिलायंस के नतीजों से। अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है बिग बॉय रिलायंस से इस तिमाही में। सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो अक्रॉस द बोर्ड सभी सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 2,51,450 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो करीब 3% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन लार्जली 17.7% के आसपास स्टेडी रहने की उम्मीद है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट का एबिटा करीब 2.7% से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। याद रखें, टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो ARPU बढ़ेंगे 1 से 3% पर सीक्वेंशियल बेसिस पर। सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं कंपनी ने, तो ये दोनों फैक्टर्स के चलते डिजिटल सेगमेंट के रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा। इसके अलावा रिटेल सेगमेंट एबिटा में करीब 4 से 5% का सीक्वेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फुटफॉल्स बढ़े हैं, रिटेल कंजम्पशन बढ़ा है, इसका बेनिफिट यहाँ पर दिखेगा। O2C एबिटा करीब 4% का ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पर। रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, प्रोडक्शन हायर साइड पे था जिसका बेनिफिट O2C सेगमेंट पर दिखेगा। इसके अलावा जियो के एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो मार्जिन्स लार्जली फ्लैट रहेंगे। रेवेन्यू में करीब 3% का ग्रोथ दिखेगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आरपूस 211 रुपये के आसपास एक्सपेक्टेड है वर्सेस 208.8 रुपये जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है ग्रोथ को लेकर, कैपेक्स प्लान्स को लेकर, उस पर सबकी फोकस रहेगी। ग्रीन एनर्जी प्लान्स को लेकर, रिटेल स्टोर एडिशंस को लेकर, लेकिन ऑल इन ऑल सीक्वेंशियल बेसिस पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है और अक्रॉस द बोर्ड सभी बिजनेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे अच्छे नतीजों पर, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिलायंस के रिजल्ट से ठीक पहले ये अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। इस बीच बाजार पर होनी चाहिए आपकी नज़र, क्योंकि बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस है और नए शिखर से महज 150 अंक बैंक निफ्टी इस वक्त दूर नजर आ रहा है। 57,628 का लाइफ टाइम हाई है, उन स्तरों के बिल्कुल नज़दीक इस वक्त हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी की चाल नजर आ रही है। अच्छी खासी तेजी 57,496 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज शिखर से सिर्फ और सिर्फ अब तो 150 भी नहीं 130 अंकों की दूरी। बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस के साथ साथ निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट, साथ ही सेंसेक्स पर भी हमारी नजर है। एक्सपर्ट से लगातार इंडेक्सेस पर भी हम टेक्स ले रहे हैं। शिवांगी, एक नजर इंडेक्स पर होनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर करंट लेवल्स जिस तरह से नजर आ रहे हैं, हाउ डू यू सी द सेटअप गोइंग अहेड? बिल्कुल मानसी, हम देख रहे हैं कि निफ्टी में एक कंसोलिडेटिव फेज नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स स्ट्रीट वेट कर रहे हैं, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई होगी। सपोर्ट्स पे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स अब इमीडिएट लेवल 25,500 बन जाएगा, इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट, और एक मेक और ब्रेक जोन की तरह भी बनेगा। 25,500 के ऊपर जब तक ये होल्ड करता है तो सेंटिमेंट यहाँ पे एक अपसाइड के लिए बरकरार रहेगी मोमेंटम के साथ। और अगर 25,500 टूटता है एक बार तो थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं, बट डाउन साइड प्रोटेक्टेड लग रहा है क्योंकि पुट राइटर्स ने अपना बेस काफी स्ट्रॉन्ग किया है। पुट कॉल रेशियो भी 1.38 के आसपास है, जो कि इंडिकेशन है कि बेस काफी एक अच्छी तरह से यहाँ पे नजर आ रहा है और सपोर्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग भी है। तो ये राय रहेगा पूरा निफ्टी का। अपसाइड ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25,800 के इमीडिएट लेवल। चलिए, ये टेक इस वक्त, लेकिन साथ साथ गौरव
रिलायंस पर भी इसे बाजार खुलने से पहले भी हमने टच बेस किया था और अब बाजार खुलने के साथ साथ आज रिलायंस पर नज़र रखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट से ठीक पहले अनुमान की अगर बात करें हर लिहाज से, हर पैटर्न पर, हर सेगमेंट में अच्छे बेहतर नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। बाजार बंद होने के बाद नतीजे स्लेटेड होते हैं रिलायंस के तो, लेकिन आज के सत्र में 0.5% गेन्स 1406 के लेवल्स पर फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज करता हुआ। आई थिंक ये जो बाइंग है ये कल से ही स्टार्ट हो गया था, इसमें जुबिलिएशन का मूड, और शेयर के अंदर कल भी अच्छे उछाल के साथ बंद हुआ। एक कैटलिस्ट था कल के अपमूव में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, और आज भी वो लगभग 0.5% से ऊपर की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस रिजल्ट्स के चलते, जो कि अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, इसके अंदर जो एक साइड में मूव चल रहा है उससे ब्रेकआउट देखने में मिल जाएगा। 1430 के आसपास का आंकड़ा टूटेगा और ये शेयर फिर नए ट्रेजेक्ट्री की तरफ तैयार हो जाएगा 1460 1480 की रेंज के लिए। तो मैं एक ब्रेकआउट आता हुआ देख रहा हूँ इस शेयर के अंदर। जिन व्यूअर्स के पास पोजीशन है वो बना के रख सकते हैं। अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन है तो 1360 का एक स्टॉप लगा लें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। इस पर ये एक राय इस वक्त बनती हुई। इसके अलावा भी आज बाजार में जहां वॉलेटाइल क्यूज, वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर मौके हैं। ओला इलेक्ट्रिक, इसे पिछले 2 सेशन से हम देख रहे हैं और ये तीसरा सेशन है जबकि आज मजबूती करीब 4% के गेन्स, लिटरली लगभग हर सेशन में एटलीस्ट 3 से लेकर 4.5% तक की मजबूती जो है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में नजर आती है। हरीश, आपसे एक टिक जानना चाहेंगे, आज के सत्र में भी 4% के गेन्स और सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेशंस के मूव्स भी अगर रिटर्न्स देखेंगे अब मुझे लगता है 15% की बढ़त तो इसी हफ्ते ये स्टॉक देख चुका है। बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा जाए तो रिसेंट करेक्शन के बाद ओला इलेक्ट्रिक वापस एक रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस में। अगर देखा जाए तो लगातार हर रोज दिन ऑलमोस्ट 2-3 दिन से 5% का सर्किट मारते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में 58 के आसपास एक हडल है, रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो सकता है स्टॉक पर, और तो एक भीतर भी ले सकता है। तो जिस तरीके से स्टॉक में एक लास्ट 3 दिनों से रैली आ चुकी है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में देखने मिल सकता है। तो 58.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, तो उसके ऊपर निकल जाए तो और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है तेजी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं जिस तरीके से रैली देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि 58-50 के आसपास एक छोटा सा पॉज ले सकता है स्टॉक प्राइस में। अगर किसी के पास बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि बने रह सकते हैं अभी भी। अगर 58.5 के ऊपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और तेजी देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वहाँ पे एक थोड़ा छोटा रिवर्सल देखने मिल रहा है। क्लियरली देखा जाए तो एक हायर टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है स्टॉक प्राइस में। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि तेजी रहेगा, लेकिन बाय ऑन रिस्क का स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक में। स्ट्रैटेजी के साथ ओला में काम करना है। 58 के आसपास लग सकता है कि बाजार थोड़ा पॉज लेगा, लेकिन उसके बाद वापस से तेजी यहाँ पर दिख सकती है। एक और स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, HAL का। यहाँ पर अच्छी तेजी, जब से शुरुआती कारोबार से हम देख रहे हैं तेजी बढ़ती जा रही है। फिलहाल 1.5% की तेजी यहाँ पर दिख रही है। खबर ये है कि डिफेंस मिनिस्टर इनके जो नए प्रोडक्शन प्लांट है नासिक के, जहाँ पर तेजस मार्क 1A वेरिएंट का प्रोडक्शन होगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, उसका उद्घाटन आज करने वाले हैं रक्षा मंत्री। और उससे पहले देखिए ये अच्छी तेजी है। शुरुआती कारोबार में सपाट था और अब धीरे धीरे ये तेजी बढ़ के अब 1.5% तक पहुंच चुकी है। आप बताइए गौरव, क्या राय है HAL को लेकर? चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। लंबी अवधि के चार्ट्स पे मैं खासकर कंसंट्रेट करूंगा क्योंकि डिफेंस का शेयर है। 51, 50, 5200 के इमीडिएट टारगेट्स में देख रहा हूं। देयर आफ्टर इवन 5500 इज आल्सो ऑन कार्ड्स। थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू रखें तो ये स्टॉक के अंदर काफी पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न्स गार्नर करने का। तो इवन करंट लेवल पे भी फ्रेश बाइंग कंसिडर किया जा सकता है इस पे। बहुत ही चार्ट आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ये तेजी यहाँ से और एक्सटेंड होने की उम्मीद आपको लग रही है और देखिए तेजी बढ़ती भी जा रही है। हमारे साथ कुणाल बोथरा जी भी हैं। कुणाल जी, सबसे पहले ओपनिंग ट्रेड्स बताइए आज के क्या हैं? तो थोड़े से मैं स्टॉक सिलेक्शंस डिफरेंशिएटेड लूँगा बिकॉज मेरा मानना है कि ये बहुत डिसेंट ओपनिंग है आज की। कल्याण ज्वेलर्स एक अच्छा इंटरेस्टिंग पिक बन रहा है, 495 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि आई थिंक एक अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राबैट बन सकता है करंट लेवल से। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा 525 का टारगेट और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 478 का। सेकंड जो बाय रहेगा वो रहेगा बाय BEL पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट्स पे, 413 414 के आसपास का इसका ब्रेकआउट है। आई थिंक वो लेवल्स को जस्ट स्टॉक ने क्रॉस किया है।
तो मेरा मानना है कि ये भी एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है ब्रेकआउट के लिए। यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 432 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 408 का। ओके, तो ये कल्याण ज्वेलर्स 525 के टारगेट के लिए और साथ ही BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दोनों आपकी टॉपिक आ गई है। चलिए एक और स्टॉक है एंजल वन का, उस पर भी नज़र डालते हैं क्योंकि कंपनी ने फैसला किया है, कई सालों के बाद ये फैसला आया है कंपनी की तरफ से कि ब्रोकरेज फ़ी को बढ़ाएंगे। वो 17 नवंबर वो तारीख होगी जहां पर नए ब्रोकरेज वहां पर इफेक्टिव होंगे। उससे पहले कुणाल जी आपसे ही राय लेना चाहूँगा, एंजल वन चार्ट कैसा दिख रहा है, क्या करना चाहिए? इस खबर से कुछ रिकवरी लौटेगी कंपनी के लिए, क्या पॉजिटिव है या क्लाइंट फ्रंट पर यहाँ पर इनको कुछ नुकसान हो सकता है अगर ब्रोकरेज बढ़ते हैं तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो सकता है इशू, बिकॉज काफ़ी बार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ब्रोकरेज एक ऐसा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेडिंग का, जो अगर एक ब्रोकर अगर ज़्यादा चार्ज करते हैं तो हम फंजिबल हो जाते हैं दूसरे ब्रोकर्स पे शिफ्ट करने के लिए। बट हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना इंक्रीमेंटल इंक्रीज है ब्रोकिंग के लिए या ब्रोकरेज फीस के लिए, प्लस इसके साथ में कोई एडिशनल सर्विसेज एक्स्ट्रा इन लोग प्रोवाइड कर रहे कि नहीं कर रहे। तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं चेक करने के लिए। बट चार्ट वाइज अगर मैं देखूँ तो एंजल वन और कैपिटल मार्केट्स थीम के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ रहा है, रिकवरी मंथ हम कह सकते हैं एंजल वन के लिए, बिकॉज लास्ट 4 महीनों से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली करेक्ट कर रहा था। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये टर्न अराउंड पॉइंट बन सकता है स्टॉक के लिए। न्यूज़ वाइज आई थिंक हो सकता है कि शायद थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए, बट लार्जर टर्म ट्रेंड एंजल वन और कैपिटल मार्केट थीम्स के लिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ। ओके, तो ओवरऑल ये सेक्टर, ये जो सेगमेंट है ये आपको पसंद आ रहा है। चलिए इसी नोट पर आपको शुक्रिया करेंगे कुणाल आपका, और साथ ही शिवांगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक और अपडेट दे देते हैं आपको कि दिवाली से पहले आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, किन सेक्टर और शेयरों में इस दिवाली से अगली दिवाली पर बम्पर मुनाफा बनेगा। बाजार को लेकर आदित्य बिरला सन लाइफ के AMC के CIO महेश पाटिल जी का क्या नज़रिया है, हमारे सहयोगी अशेषा ने उनसे खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और संवत 2082 की शुरुआत होने जा रही है। और इंडियन इक्विटी मार्केट्स को देखें तो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है कई सारे ग्लोबल इकोनॉमी और इकोनॉमिक मार्केट्स को, लेकिन संवत 2082 के लिए क्या आउटलुक रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एक दिग्गज मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। महेश पाटिल, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर आदित्य बिरला सन लाइफ AMC से। मिस्टर पाटिल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए, और सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं आपको और आदित्य बिरला सन लाइफ की पूरी टीम को। मार्केट्स पर आपका क्या व्यू रहेगा? काफी अनसर्टेनिटी रही है पिछले 1 साल में टैरिफ को लेकर, जियोपॉलिटिक्स को लेकर, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वर्स्ट हमारे पीछे है और अब आउटलुक पॉजिटिव ही है अगले 1 साल के लिए? सो 1 साल अगर देखा जाए तो मार्केट कहाँ उधर ही है, लगभग निफ्टी या मिड कैप या स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए यहाँ से। और उसके दौरान हमने देखा है कि काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं मार्केट में, और काफ़ी हद तक जो न्यूज़ सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी नेगेटिव थे। एक तो ग्रोथ मोस्ट मार्केट को जो ऊपर लेने के लिए, जो मोमेंटम देने के लिए सहायक रहती है, वो अर्निंग्स ग्रोथ रहती है। तो वो भी काफ़ी आई मीन लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी नीचे चल रही थी। लगभग 5-6% के आसपास ही ग्रोथ थी, अर्निंग्स ग्रोथ लास्ट 4 क्वार्टर से। तो वो एक कारण था। दूसरा एक कारण था कि ग्लोबल जो ट्रेड टैरिफ्स जो आए थे ट्रम्प, इंडिया का उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव था, बिकॉज हमने ट्रेड डील साइन नहीं की और टैरिफ्स बढ़ गए थे। उसके कारण एक सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ था और एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए भी उससे नुकसान था। और फाइनली फॉरेनर्स FIs लास्ट 1 साल में काफ़ी बिकवाली की है, और उसका एक नतीजा था कि इंडिया मार्केट रिलेटिवली ग्लोबल मार्केट, बाकी के जो मार्केट्स है, अदर इमर्जिंग मार्केट जैसे चाइना हुआ, कोरिया हुआ, उसके मुकाबले काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था 1 साल पहले, और इसलिए और ग्रोथ भी कम थी। तो इसलिए FIs यहाँ से बेच के वो मार्केट्स में जा रहे थे, और उन मार्केट्स ने लास्ट 1 साल में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इंडिया के मुकाबले। तो अभी यहाँ से अगर हम आगे देखते हैं तो एक तो जो ग्रोथ है वो एक बार वापस इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। उसका कारण एक तो जो बजट में टैक्स कट हुए थे,
और उसके बाद जो फॉलो अप हुआ था जीएसटी कट्स जो हुए हैं, तो उसका एक असर है। जो कंजम्पशन जीडीपी के अगर कंपोनेंट देखोगे तो कंजम्पशन सबसे बड़ा कंपोनेंट है, बिल्कुल। तो उसको एक मोमेंटम यहाँ से इम्प्रूवमेंट मिलने की अपेक्षा है। और सो अर्निंग्स ग्रोथ हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी दिसंबर क्वार्टर से अगले एक साल अगर देखेंगे तो वो डबल डिजिट में होनी चाहिए, 12 to 13% के आसपास। सो वो एक इम्प्रूवमेंट है। तो जो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी जो कंसर्न था कि इंडिया में लोग क्यों आते हैं, बेहतरीन ग्रोथ के लिए, राइट। तो अगर वो ग्रोथ वापस डबल डिजिट के आसपास आ जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया में वापस आने की संभावना है, एफआईएस। और जो इंडिया का रिलेटिव वैल्यूएशन था जो काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ था, वो भी अभी नॉर्मलाइज हुआ है, अभी वो लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास ही है। तो वो एक आई थिंक पॉजिटिव यहाँ से हमें दिख रही है। दूसरी बात, टैरिफ्स के ऊपर भी जो बातचीत चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो उसमें एक समझौता आ जाएगा और ट्रेड डील की संभावना है कि दिसंबर तक ट्रेड डील हो जाएगा और जो फाइनल टैरिफ्स जो रहेंगे वो लगभग 18-20% के आसपास है, वो जो आई मीन ठीक ठाक है कंपेयर टू बाकी जो कंट्रीज़ के साथ डील हुई है। तो उसके साथ जो एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट था वो भी एक कम होने की संभावना है। और फाइनली मैं बता पाऊँगा कि रुपी ऑल्सो, राइट, इंडिया रुपी में 6 महीने में एक भारी गिरावट आई है। उसके पहले रुपी सबसे एक स्टेबल करेंसी था, राइट, कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट, बट लास्ट 6 महीने में हमें काफ़ी गिरावट दिखी है। और जब भी ऐसी गिरावट आती है रुपी में तो उसका एक्चुअली जब भी वो स्टेबलाइज होती है यहाँ पे रुपी, तो उसके बाद जो अर्निंग्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बिकॉज काफ़ी कंपनीज, अगर निफ्टी की अगर बात करें तो काफ़ी कंपनीज यहाँ पे उसके रेवेन्यूज़ एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे उनको थोड़ा फ़ायदा होता है। तो आई थिंक ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए यहाँ से लग रहा है कि ये साल, राइट, आई मीन फंडामेंटली ऑल्सो एंड मार्केट रिटर्न वाइज ऑल्सो बेहतर होना चाहिए। नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी एक साल ख़राब रहता है तो उसके अगले साल मार्केट अच्छा होता है। ठीक है, और कोई मेगा थीम जो आप स्पॉट कर रहे हैं इस मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, सोलर रिलेटेड, ऐसा कोई बड़ा थीम जो मल्टी बैगर बन सकता है अगले 3 से 5 साल में? सो मल्टी बैगर तो बहुत, आई मीन अभी ऐसा दिख नहीं रहा है कि हमें लग रहा है कि जो लास्ट 3 साल में कुछ बड़ी थीम्स प्ले आउट हुई थी, राइट, जैसे कि डिफेंस हुआ था, कैपिटल गुड सेक्टर, रियल एस्टेट, रेलवेज। तो ऐसी, बिकॉज हम एक डाउन साइकिल से आ रहे थे, तो यहाँ से ऐसी बड़ी थीम नहीं दिख रही है, बट लग रहा है कि जैसे सेक्टर्स हुए पावर में, फॉर एग्जांपल, राइट, थर्मल पावर में मैं दिख रहा है कि वहाँ पे जो हमारे पहले एस्टिमेट्स थे उसके मुकाबले काफ़ी बड़ी तरह से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो पूरा वैल्यू चेन है, राइट, पावर इक्विपमेंट जैसे हुए और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे आप ठीक है। तो ये महेश पाटिल से हम समझ रहे थे कि बाजार में आगे की दिशा क्या होगी, आगे का डायरेक्शन क्या होगा, आपके लिए मौके कहाँ पर बनेंगे। लेकिन लौटते हैं जरा बाजार की तरफ और हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश कर रहा है बाजार और निफ्टी हरे निशान में है। निफ्टी बैंक भी हरे निशान में आ गया था और सपाट कारोबार आप 57,400 के आसपास होते हुए निफ्टी बैंक में देखेंगे। सेंसेक्स करीब 80 अंक ऊपर है और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, गौरव शर्मा हैं और कुणाल बोथरा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम व्यू लेंगे कि बाजार में उनको क्या पसंद आ रहा है। लेकिन आज के सत्र में जो सबसे ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस है वो है एशियन पेंट्स की। चमक रहा है शेयर, ये 4% ऊपर है और पिछले अगर आप 3 सत्र में देखेंगे तो तकरीबन 8% ऊपर ये शेयर आके कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा कंजम्पशन का एक और शेयर जो कल की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है वो है टाइटन का। टाइटन आज हमारी एक्सपर्ट थी शिवांगी साड़ा, उन्होंने इसको रेकमेंड भी किया था और 1% की अच्छी मजबूती हम टाइटन के शेयर में देख रहे हैं। लेकिन विप्रो 4% नीचे और इटर्नल में गिरावट है वो 2% के आसपास की है। इटर्नल क्यों गिर रहा है आगे इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन गौरव जी, एक बार जरा एशियन पेंट्स को लेकर व्यू दीजिए। 2,500 रुपए का लेवल मुझे याद है कि ये लेवल हम पहले भी देख चुके हैं, उसके नीचे गया, प्रॉफिट टेकिंग शेयर में आई और फिर से 2,500 रुपए के ऊपर आ गया है एशियन पेंट्स का शेयर। क्या करना चाहिए एशियन पेंट्स में, क्या और आप तेजी मौजूदा स्तर से देख रहे हैं शेयर में? अभिषेक जी, एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। 7% का अपमूव इस हफ्ते में आया है ये स्टॉक के अंदर और गोइंग अहेड भी ये अपवर्ड मोमेंटम 25,000
सॉरी 2550 तक अभी नियर टर्म में एक्सटेंड होता लग रहा है। एक गैप जरूर बना हुआ है, लेफ्ट ओवर गैप है जो इसका एक गैप डाउन हुआ है था, उसमें एक बार ये 2625 के ऊपर निकलता है तो वो गैप फिल करने की तरफ जाएगा 2775 के लेवल तक। तो अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी विद अ ट्रेलिंग स्टॉप एट 2420 करंटली। 2420 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए एशियन पेंट्स को। 2500 रुपए का भाव स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज हैं, और बिल्कुल लाजमी है, एक दिन के बीच में हमने देखा था कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, उसके बाद फिर से जोश पकड़ रही हैं मुथूट और मणप्पुरम दोनों। तेजी अगर मुथूट की बात करें तो 2% के आसपास की है, और सॉलिड परफॉर्मर रहा ये शेयर मुथूट फाइनेंस का। 3337-38 रुपए के भाव हैं मुथूट फाइनेंस। गौरव जी, क्या और इसमें आप चमक देख रहे हैं, या फिर हम थोड़े खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि अब ये गोल्ड और सिल्वर एक तरफा चाल रही है, थोड़ी फोमो भी है कि लोगों ने सोचा कि नहीं हम रैली मिस कर दें, अच्छा ठीक है आप पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ऐसी लगातार चलता रहेगा। स्टॉक के बारे में आपका व्यू क्या है मुथूट फाइनेंस में? अभिषेक जी, 60-65% के गोल्ड ने साल भर में रिटर्न दे दिए हैं। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो इसमें भी लगभग 55% के ईयर टू डेट के रिटर्न है, केवल नॉट द कंप्लीट 12 मंथ्स, ईयर टू डेट के रिटर्न हैं। बहुत ही स्टेलर अपमूव रहा है, एक तरीके से कहें काफी क्लोज रेप्लिका रहा है गोल्ड के अपमूव का। और हो भी क्यों ना, गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेस में है तो इसका मेन एसेट जो ये अपने पास मेंटेन करते हैं गोल्ड, उसके भाव बढ़ रहे हैं तो इनकी भी वैल्यूएशन उसी तरीके से इम्प्रूव हो रही है, इनका लोन देने की क्षमता इम्प्रूव होती चली जा रही है। तो आई थिंक जैसे कि गोल्ड में बाइंग अभी कंटिन्यू कर रही है, हमें भी इसके अंदर अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, हर बढ़त के साथ अपना स्टॉप लॉस अपवर्ड रिवाइज करें एंड जस्ट कीप राइडिंग। एज ऑफ नाउ 3150 का एक स्टॉप मैं सजेस्ट करना चाहूँ। पर एक डेट गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, ज्वेलरी स्टॉक्स पर लगातार नजर, और इस बीच इंडिया विक्स पर भी फोकस कीजिए। 0.4% के स्पाइक्स वहां पर नजर आ रहे हैं। कंसर्न्स हैं, मार्केट की शुरुआत वॉलेटाइल हुई है, उसके ठीक साथ इंडिया विक्स में भी ये बढ़त जो है इस पर फोकस जरूर करना चाहिए। काफी ज्यादा स्पाइक अप आज के सत्र में। एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा खासा एक्शन नजर आ रहा है और ये है फोर्स मोटर्स। स्टॉक के लेवल्स को एक बार देखते हो। आज के सत्र की चाल में तो 4% के अपटिक्स हैं और दिन के उच्चतम स्तर पर फिलहाल फोर्स मोटर्स का स्टॉक जो है वो कामकाज करता हुआ। लेवल्स की अगर बात करें गौरव, 52 वीक रेंजेस की अगर बात करें, ये स्टॉक जो है एक रेंज में रहता है। 17,335 के लेवल्स आज के सत्र में तो हम देख रहे हैं, लेकिन 16,624 के लेवल से 17,385 तक के स्तर हमने यहाँ पर देखे हैं। ऑल इन ऑल एनालिस्ट रिकमेंडेशंस की भी अगर बात करें, कन्विक्शन लगातार बढ़ रहा है इस स्टॉक में, लेकिन एक रेंज में फिलहाल, और वहां से अब अपमूव्स देखने को मिले हैं। 4% की तेजी पर किन्हीं की अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके लिए राय क्या होगी? जी, एक ऐसा स्टॉक रहा है जो कि लंबे समय इसने अंडर परफॉर्म भी किया और फिर जब वापस अपने मोमेंटम में आया तो उसने क्लियरली आउट परफॉर्म भी किया, अपनी स्पेस में ही नहीं बल्कि ओवरऑल भी। अगर मैं बात करूं, लगभग 166% के ईयर टू डेट रिटर्न्स। क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो फ्लैटिश 3%, मंथ ऑन मंथ की बात करें तो भी 3% के करीब के रिटर्न्स। यानी ये साफ पता चल रहा है लंबी अवधि में शेयर ने परफॉर्म किया है, नियर टर्म के अंदर एक डिप या फ्लैटिश टोन रही है और अब वापस चलने के लिए ये तैयार हो गया है। डिप हमें मिल चुका है, यहाँ पे शेयर अच्छे लेवल पे मौजूद है। थोड़े से अगर इसके हम रिजल्ट्स की भी चर्चा कर लें यहाँ पे तो एक अच्छा आइडिया लग जाएगा व्यूअर्स को कि किस तरीके से मोमेंटम बना है। टॉप लाइन ग्रोथ कंटिन्यूसली इंटैक्ट है, मार्जिन्स इंटैक्ट है, ऑन द राइज ही है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे भी हमने बहुत ही अच्छे नंबर्स आते हुए स्टॉक के अंदर देखे हैं। हम गोइंग फॉरवर्ड भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरीके का मोमेंटम इसके अंदर बरकरार रहेगा। देयरफॉर ये जो डिप में अभी शेयर अवेलेबल है, इसे कम से कम एक मीडियम टर्म अप्रोच रखें, यानी कि 6 महीने की अवधि के हिसाब से चीज को देखें और यहाँ पे इसको राइड अलोंग कर सकते हैं। 17,370 का भाव ये शेयर का है। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 15,000 का ही है। इट इज अ मीनिंगफुल स्टॉप है और वहां से इसको बाइंग किया जा सकता है। जो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूंगा दैट इज क्लोज टू 21,500 ऑड लेवल्स।
जो कि इसका प्रीवियस हाई था उसके आसपास का, और मुझे उम्मीद है आने वाले 3-4 महीनों में ये नए हाई की तरफ अग्रसर होगा ये स्टॉक। ऑलराइट, तो यहाँ से भी फर्दर कन्विक्शन काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है, इस पर फोकस कीजिएगा ज़रूर। इसके अलावा गोडफ्रे फिलिप्स पर भी नज़र होनी चाहिए, 2.5% की गेंस यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। 3398 के लेवल्स पिछले दिनों हमने गौरव से ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ फ्लो और एडजस्टमेंट्स देखा था स्टॉक में एक मूवमेंट, और अच्छी खासी मजबूती बोनस से पहले भी थी। अब वहाँ से आगे एडजस्टमेंट के साथ जो स्टॉक अप ट्रेड कर रहा है गोडफ्रे फिलिप्स, वहाँ पर नए एडजस्टमेंट के बाद भी तेजी का रुख पकड़ा है स्टॉक ने। 2.5% के गेंस पर आपकी राय क्या होगी? इसमें 2:1 का बोनस आया था पिछले महीने 15-16 तारीख में आसपास, और उसके बाद थोड़ा सा हमने देखा साइडवेज टू प्रॉफिट टेकिंग का मूव रहा, अपने थोड़ा करेक्ट भी हुआ, लेकिन कोई मीनिंगफुल प्रॉफिट टेकिंग नहीं आई। कंसोलिडेट ही किया शेयर ने हायर लेवल से, विच इज अ गुड साइन, पॉजिटिव साइन है। देखा जाए तो ये भी एक एफएमसीजी प्लेयर ही है और सिगरेट बिजनेस में है, जस्ट लाइक आईटीसी, और यहां से जो इसका मूव बन रहा है अभी तो नहीं, एक छोटा ब्रेकआउट का जरूर वेट करूंगा। 3550 3550 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो लगभग 6 से 8% का हमें एक स्टीक अप मूव मिलेगा, उसको मैं टारगेट करने की कोशिश करूंगा। फिलिप्स को लेकर ये राय निकल कर आ रही है। एक सवाल इटर्नल पर लेंगे, कल काफ़ी कमज़ोरी दिखी थी और वो दबाव आज भी दिख रहा है, हालांकि ऑल टाइम हाई के बाद ये गिरावट दिखी है इटर्नल में। क्यों ये गिरावट आई है जबकि नतीजे अच्छे दिख रहे थे? क्योंकि नेट प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा यहाँ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया था। क्या गौरव जी इस पर क्या राय बन रही है? आई थिंक ये वो टाइम आ गया है अब इटर्नल को शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ना देखा जाए, इसको हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, एक ऐसी कंपनी के हिसाब से देखना पड़ेगा जो अब एक प्रॉपर लार्ज कैप कैटेगरी में आ चुकी है। दिस इज नॉट अब कोई छोटा शेयर नहीं रह गया है। इटर्नल 3.25 लाख करोड़ का इसका एम कैप है करंटली, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उथल पुथल वो स्टीप जो उम्मीद की जाती थी एकदम से भाग जाएगा, वो वाली चीजें भी अब थोड़ा रेजिलियंट फैक्टर रहेगा। रिजल्ट की बात करें तो कुछ एक पॉइंट्स ऐसे आए हैं जिसके अंदर उन्होंने मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थी, इसके मतलब उन्होंने थोड़े से ग्रोथ के ऊपर कंसर्न्स रेज किए हैं गोइंग फॉरवर्ड। देयरफॉर बेटर होगा कि यहाँ से थोड़ा सा शेयर अगर होल्ड डाउन कर ले और अगर डिप मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 320 के लेवल अगर मिल जाए स्टॉक के अंदर, नथिंग लाइक दैट, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उसे बाय करने के लिए। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, नथिंग टू वरी एट ऑल, अपने अपने अच्छे ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है, बिजनेस लाइन ग्रोथ एवरी फ्रंट पे ओवरऑल चीजें ठीक है, बस थोड़े बहुत जिटर्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने में मिल सकते हैं। टर्म के लिए दबाव दिख सकता है और ये स्टॉक 320 तक अगर मिले तो आपके लिए बेहतर है। चलिए इसी नोट पर वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से जाने पहले गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कमोडिटी मार्केट का भी रुख करेंगे, आपके लिए कमोडिटी टॉप 10 लेकर आएंगे और टॉप हेडलाइंस भी लेकर आएंगे, फिर मार्केट महारथी सेगमेंट की शुरुआत होगी। चल लौटते हैं।